अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर, कैसे हैं आप सब लोग। और जनाब आज है हफ्ता, और हफ्ते के दिन की जो खुशी होती है ना वही निराली होती है, वीकेंड वाइब्स होती हैं। अच्छा, इस दिन आपने जल्दी जल्दी जो है वो अपनी चीज़ें प्लान कर लेनी है, अच्छे से शेड्यूल बनाने लाएं ताकि सैटरडे संडे एंजॉय किया जा सके। शो का आगाज़ करते हैं। शो के आगाज़ में जो है आज मैंने सोचा कि आपको जल्दी से एक क्विक सी ब्यूटी टिप जो है वो आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। सर्दियों में बहुत ज़्यादा ये इशूज़ होते हैं कि एड़ियाँ फटी हुई होती हैं, होंठ जो है वो फटे हुए होते हैं, बहुत हाथ जो है वो ड्राई फील हो रहे होते हैं, और इसके अलावा ओवरऑल जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। तो आपने करना ये है कि आपने ग्लिसरीन लेनी है, कोकोनट ऑयल लेना है और उसमें डालनी है वैसलीन, एक बॉटल में डालना है, जार बनाना है। अगर सॉलिड फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो उसको फ्रिज में रख दीजिए और फिर उसके बाद जब यूज़ करना हो तो निकाल लीजिए। और अगर आप उसको लिक्विड फॉर्म में रखना चाहते हैं तो फिर आप उसको एक बॉटल के अंदर जो है वो प्रिजर्व करके रख लें, और हर 3 से 4 दिन बाद जो है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाना है, हर 3 से 4 दिन बाद जो है वो आपने उसको चेंज करना है और दोबारा बना लेना है। तो इससे हो जाएगा जी आपका मसला हल। और ये आप अपने होठों के ऊपर भी लगा सकते हैं, बॉडी पे भी लगा सकते हैं, फेस के अलावा, फेस पे नहीं लगाना है आपने, और इसके अलावा अपनी फटी हुई एड़ियों पर भी लगा सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम की क्या सूरत हाल है। मौसम की जो सूरत हाल है वो रोज़ाना मिली जुली होती है, जो कि मैं आपको बताती हूँ कि भाई आज कराची में जो मौसम है वो औसम है, लेकिन आजकल कराची में जो है वो कोल्ड औसम है। अब कुछ मौसम इस तरह से बदल रहा है कि लोगों को जो है वो ड्राई कफ भी है, और लोग जो है वो जिनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है उनके लिए भी ये मौसम ज़रा तकलीफ़ दे होता है। लेकिन फ़िलहाल ये मौसम किसी को तकलीफ़ नहीं दे रहा है, क्योंकि मौसम की सूरत हाल जो है वो कुछ इस तरह से है कि शहर कायद में मौसम गर्म और खुश्क है। अच्छा, रातें जो है उसमें खुनकी होती है, और शहर कायद का जो दर्जा हरारत है उसमें गर्मी की शिद्दत में जो है वो इजाफे का इम्कान है। अच्छा जी, दर्जा हरारत में 1 से 2 डिग्री इजाफा मुतवक्की है। दिन भर मौसम गर्म और खुश्क रहेगा और रात के औकात में हल्की खुनकी महसूस की जाएगी। ओवरऑल मौसम जो है वो कैसा रहेगा, और 11 बजे मौसम कैसा रहेगा, 12 बजे मौसम कैसा रहेगा, इसकी अपडेट्स जो है वो जल्दी से आपके साथ में शेयर करते हैं। और अभी थोड़ी सी देर में हमारी स्क्रीन पर जो है वो पॉपअप हो जाएगा कि जी 11 बजे मौसम कैसा रहेगा। तो 11 बजे 31 सेंटीग्रेड, 12 बजे 34 सेंटीग्रेड, 1 बजे 35 सेंटीग्रेड और 2 बजे जो है वो होगा 36 सेंटीग्रेड। और मैं ये सोच रही हूँ जनाब कि मौसम की खबर देने के साथ साथ जो है ना वो जल्दी से आपके साथ में शेयर कर लिया जाए वेजिटेबल प्राइस, क्योंकि वेजिटेबल प्राइस जो है वो जितनी जल्दी शेयर हो जाएंगे उतनी जल्दी आप सुन के जाएंगे और फिर चीज़ें ख़रीद के लाएंगे। लेकिन किसी दिन आपने कॉल करके ये भी बताना है कि यहाँ से प्राइस सुनने के बाद टमाटर की 230 आपने मार्केट से जाके जो टमाटर हैं वो कितने के ख़रीदे। अच्छा जी, अब क्या है हमारे पास नेक्स्ट, हमारे पास है आलू 69, आंखों के लिए बेहतरीन, लहसुन 288। और कली शुमाला ने बताया आपको कि बीपी जो है उसका लहसुन का इस्तेमाल करें तो बीपी डाउन हो जाता है। अदरक जो है वो 483 है, यानी बीपी मेंटेन रहता है लहसुन से। गाजर आगे भी आंखों के लिए बहुत अच्छी है, 115 पर है। इसके अलावा जो है तुरई जो है वो 104 पर है। फिर क्या है जनाब, लौकी जो है 81 पर है। लौकी गोश्त बड़ा ज़बरदस्त होता है, बहुत दिन हो गए खाए हुए। फूल गोभी जो है वो है 127 पर। इसके अलावा क्या है जी, इसके अलावा क्या है हमारे पास, खीरा आंखों के लिए बेहतरीन 115 पर है। भिंडी 161, भिंडी गोश्त भी बड़ा ज़बरदस्त बनता है भाई। प्याज जो है वो है 86 पर। और आगे बढ़ते हैं और जल्दी से आपके साथ में शेयर करते हैं माल का हाल कि जनाब करेंसी रेट्स क्या हैं। और करेंसी रेट्स जो हैं अभी मैं रिसेंटली देख रही थी तो माल के हाल के हवाले से जो है वो अब कुछ चेंजेस आए। ये आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 190 पर, कैनेडियन डॉलर जो है वो 212 पर, यूरो जो है वो 335 पर है, और कुवैती दिनार जो है वो 922 पर है। अच्छा, क्या है नेक्स्ट, इसके अलावा यूके पाउंड 383, सऊदी रियाल 76, स्विस फ्रैंक 353, यूएस डॉलर 282। तो ये तो जनाब मैंने आपके साथ में शेयर की हमारी सिटी अपडेट्स। और इसके अलावा सोने की कीमतें जो हैं वो दोबारा से इजाफा हो गया है, तारीख में बुलंद तरीन इजाफा होता चला जा रहा है, और आए दिन ये खबरें जो है हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि सोने की कीमत में इजाफा हो गया। तो वही आलमी और मुकामी मार्केट में सोने की कीमतों का नया रिकॉर्ड जो है वो कायम हो गया है। अच्छा जी, आलमी मार्केट में सोना $141 महंगा होकर $4,358 फ़ी ऑन्स पर पहुँच गया। एक तोला सोना एक दिन में 14,100 रुपये महंगा हो गया। एक तोला सोना पहली बार 4,59,900 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। और 10 ग्राम सोना भी एक ही दिन में 12,089 रुपये जो है वो महंगा हो गया है। अच्छा, अब क्योंकि हम मौसम की बात कर रहे थे ना, और जब भी हम मौसम की बात कर रहे होते हैं तो यूजुअली अगर गर्मियां हैं बहुत ज़्यादा तो आप देखें लोगों को डिफरेंट टाइप की जो है वो डिज़ीज़ होती है, मतलब लू लगने का ख़तरा होता है या फिर स्किन डिज़ीज़ ज़्यादा होती है। सर्दियों में जो है
वो डेफिनेटली मलेरिया, डेंगी, नमूनिया, फेफड़ों का मर्ज़, दमे का मर्ज़, सांस लेने में दुश्वारी, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसी हवाले से जो है वो वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा पेचोहो ने जो है हिदायत की है, और उनकी हिदायत के मुताबिक उन्होंने कहा है कि ये सारा इम्प्लीमेंट किया जाए कि हर सूबे भर में डेंगी और मलेरिया से बचाव की जो हंगामी मुहिम है उसका आगाज़ कर दिया गया है। अच्छा, अज़रा पेचोहो ने तमाम अज़ला में जो है वो फॉगिंग, स्प्रे, आगाही सेशन और अवामी मुहिम तेज़ करने का हुक्म जारी कर दिया है। डॉक्टर अज़रा पेचोहो ने सिंध में डेंगी और मलेरिया से बचाव मुहिम का आगाज़ किया। तमाम अज़ला में जो फॉगिंग है, स्प्रे और आगाही सेशन तेज़ करने की हिदायत की। उन्होंने कहा जी ये तेज़ जो है वो आपने एक्टिविटी करनी है विंटर से रिलेटेड। अच्छा, डेंगी और 2 लाख से ज़ायद जो है मलेरिया केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और 819 के लगभग तकरीबन जो है ये ओवरऑल स्टैट्स बनता है। अच्छा जी, आवाम से ताउन की अपील की गई है ताकि वबा पर काबू पाया जा सके। अच्छा जी, तो ये जो है ना वो स्टैट्स मैंने आपके साथ शेयर किया। 819 डेंगी और 2 लाख से ज़ायद मलेरिया के जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। तो ये तो खबर है जी। अब कुछ बात कर लेते हैं कि आपने और हमने ये तो सुना था कि जी अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो उस मैच की जो रेटिंग्स हैं वो सबसे ज़्यादा हाई होती हैं, उस मैच की जो TRP हैं वो बहुत ज़्यादा रहती हैं, मैच के टिकट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सोल्ड होते हैं, ग्राउंड जो है वो बिल्कुल आवाम से फुल होता है, सीटें जो हैं वहाँ पर फुल होती है, जगह नहीं होती। लेकिन भाई इस दफ़ा कमाल हो गया, और कमाल ये हुआ है कि विमेंस वर्ल्ड कप पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, ये जो है इस जो ये विमेंस का जो ये मैच हुआ है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, इसने तो जी रेटिंग्स के रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। मतलब लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि इतना ज़्यादा लोगों में पैशन है इन दोनों कंट्रीज़ को आमने सामने देखने का, मैदान में देखने का। तो खबर कुछ यूँ है कि पाक भारत मैच ने रेटिंग्स के रिकॉर्ड तोड़ दिए। 5 अक्टूबर को होने वाला पाकिस्तान और भारत का मैच तारीख का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला विमेंस लीग मैच बन गया। अच्छा जी, ICC के मुताबिक मैच को 2 करोड़ 84 लाख अफराद ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर देखा। बिलियन मिनट का वॉच टाइम रिकॉर्ड हुआ, जो ख़वातीन क्रिकेट का नया रिकॉर्ड बन गया, तकरीबन 1.87। वर्ल्ड कप के इब्तदाई 11 मैचेस को 7 करोड़ 20 लाख अफराद ने देखा, जो गुज़िश्ता एडिशन से 166% ज़्यादा है। यानी 166% जो है लोगों ने इस मैच को ज़्यादा देखा है। हाईएस्ट इसकी जो है वो रेटिंग्स रही हैं। और आप देखें कि मुझे यहाँ पर ना सूर्या कुमार यादव की वो बात याद आ रही है कि जी हमारी तो अब राइवलरी रही नहीं है, तो अगर राइवलरी ना रह रही होती तो ये इतने जो रेटिंग्स के रिकॉर्ड हैं ये ना टूट रहे होते। अगर लोगों को ये शौक़ ना होता कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ क्या कुछ करता है, तो लोग इतना इंथुजियास्टिक होकर ना देख नहीं रहे होते। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान न सिर्फ इन दोनों कंट्रीज़ में ये मैच देखा जाता है, बल्कि जहाँ जहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी मौजूद है वहाँ देखा जाता है, जहाँ जहाँ इंडिया से बाहर इंडियंस मौजूद हैं वहाँ देखा जाता है। फिर ओवरऑल जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो डेफिनेटली जैसे ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, ये तमाम कंट्रीज़ ही जो है बड़े फोकस करके मैच देखती हैं। और आवाम को पता है जैसे एशेज सीरीज़ है ना, जस्ट लाइक दैट, इसी तरीके से जो है वो ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो है ये मैच होता है। अच्छा चलिए जी, यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर हमें ज्वाइन करेंगे महराज भाई, और फिर उसके बाद जो है हम अपने न्यूज़ सेशन पे मतलब वापस आएंगे और फिर टॉप स्टोरीज आपके साथ में डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब न्यूज़ सेशन पे खुशामदीद, और आज की टॉप स्टोरीज पर बात करने के लिए हमारे साथ महराज भाई हमारे साथ मौजूद हैं। महराज भाई को शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप महराज भाई? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मौसम ज़रा बताएं, मौसम कैसा है? हमने तो अपडेट किया है नाजरीन को, लेकिन ज़रा भाई जर्नलिस्ट की ज़बानी भी तो सुने कराची का मौसम। भाई देखिए, सुबह निकलने के बाद जब घर से आप निकलते हैं ना, आपको मौसम का पूरा अंदाज़ा हो जाता है कि इसके तेवर क्या हैं और अगले 2 घंटे बस के तेवर क्या हो जाएंगे। तो आज के मौसम के तेवर ही बता रहे हैं कि कल से ज़्यादा गर्मी रहेगी। कल 37 सेंटीग्रेड तक गया था पारा जो है, और सुना ही है कि आज 38 तक जाएगा। सही। अच्छा देखिए ना, ये क्या एक है सिस्टम ओवरऑल, जाहिर है मौसमियाती तब्दीली है, इसको और कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी तो गर्मी है, लेकिन जब सर्दियाँ आएंगी तो कह रहे हैं कि इस दफ़ा कराची में जो है वो कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। लालीना जो है वो आ रहा है, और मैं चलें आपको इसके हवाले से गाइड भी कर देती हूँ, बता भी देती हूँ। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो लालीना का असर है वो इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल जो खबरें गर्दिश कर रही हैं या लोग जो बात कर रहे हैं लालीना के हवाले से, वो यही कह रहे हैं कि इस दफ़ा कड़ाके की सर्दी जो है वो पड़ेगी।
तो महकमा मौसमियात ने तो इसकी तरदीद की है, लेकिन मसला ये है कि अब ओवरऑल जो लालीना है उसका जो इम्पैक्ट है, अगर तो ये पड़ता है, इस खबर का इम्पैक्ट पड़ता है तो कुछ इस तरीके से होगा कि पंजाब में जो है वो सर्दी ज़्यादा होगी, कराची में उसका इतना जो है इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो समंदर उसका दर्जा हरारत जो है वो चेंज हो जाता है। तो उसकी वजह से अगर लालीना का इम्प्लीमेंटेशन होता है तो भाई सर्दी जो है वो पंजाब के एरियाज़ में ज़्यादा होगी, फिर भी कराची वाले जो हैं वो उतनी सर्दी फेस नहीं करेंगे। तो अभी तो गर्मी है, लेकिन जब ये सर्दी आएगी और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स जिसको महकमा मौसमियात ने जिसकी तरदीद की है, अभी कुछ दिन 2 दिन पहले ही महकमा मौसमियात ने कहा कि नहीं जी ये खबरें जो है बेबुनियाद है और ये जो लालीना है मतलब इतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा या इसका कोई ऐसा खास असर नहीं होगा। बट लेट्स सी, लोगों ने तो लालीना के हवाले से अब तैयारी करना शुरू कर दी थी कि जो कराची में कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। तो आप ज़रा ये बताएं कि अब तो ये मौसम गर्म है, लेकिन अब जब ये शिफ्ट होगा मौसम और सर्दियाँ आएंगी तो फिर उस वक्त में कराची की जो सूरत हाल है वो क्या हो जाती है, किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और लोगों के जो झगड़े हैं सड़कों पे वो किस तरह के होते हैं। चले जी, गर्मी के मौसम में तो ट्रैफिक के झगड़े हो गए, सर्दियों में किस बात पे एहतजाज हो रहा होता है, सर्दियों की अपडेट्स क्या होती हैं कराची की? भाई देखें, कराची में तो मौसम कोई सा भी हो और महीना भी कोई सा भी हो साल में, जनवरी से लेकर दिसंबर तक किसी ना किसी मामले पर एहतजाज चल रहा होता है और जेन्युइन चल रहा होता है, ऐसा नहीं है कि गलत हो। क्योंकि देखो इस दौर में 2025 में भी हम जो है वो बुनियादी जो हमारे वसाइल हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे। तो उसकी वजूहत तो यही है भाई, पानी, बिजली, गैस। अब देखें सबसे बड़ा मसला बिजली का तो होता ही हो, तो अब 12 महीने रहता है। अब बिजली में तो आप गर्मी में गुजारा करना ज़रा मुश्किल होता है, ठीक है, लेकिन सर्दी में थोड़ा सा ये होता है कि आपने फ़ैन बंद कर दिए या एसी आपके बंद हो गए तो उसमें थोड़ा सा लोड कम हुआ होता है, तो लोड शेडिंग में थोड़ी बहुत कमी आ जाती है, तो उस पर तो एहतजाज नहीं होता। लेकिन वो जो नायाब चीज़ है हमारे पास वो है गैस, जो कि पहले तो सर्दियों में चलो जी दिसंबर जनवरी में समझ में आता था कि जी मसाइल है, लेकिन अब वो तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक है ही। मतलब आप ये कह रहे हैं मेराज भाई कि अब हम ये देखेंगे कि सर्दियों में जो है वो गैस का एहतजाज सामने है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह उठने के बाद अच्छा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो लेडीज़ को फेस करना पड़ता है, जो अपने घर में जब उनके बच्चे सुबह उठते हैं, उनको स्कूल जाना होता है, उनको नाश्ता बना के देना है, हस्बैंड के लिए चाय बनानी है, खुद नाश्ता करना, कुछ भी करना है। अब आपने चूल्हा खोला, लो जी गैस नज़ारत, अब उसके लिए आप फिर वो जाहिर सी बात, अब तो खैर लोग जो है वैसे ज़्यादातर जो है वो सिलेंडर पे चले गए, उसमें मैं खुद भी शामिल हूँ। अच्छा, अब अच्छा 10 बजे के बाद अब क्या, कोई मेहमान आ जाए आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, एक्सक्यूज करेंगे या फिर आप बाहर से मंगवाएंगे कुछ ना कुछ। आप शर्मिंदा होते हैं। नहीं मतलब या तो आप एक्सक्यूज करेंगे या आप बाहर से मंगवाएंगे, दो ही चीजें, बाहर से ही मंगवाना है। पहला आपने जो है उसका रास्ता निकाला, आप इलेक्ट्रिक केटल पे चले गए, हाँ सही, ठीक है। अच्छा फिर इत्तेफाक लाइट चली गई। अरे भाई जिंदगी में वो वाले मसले यकीन करें, बल्कि इन मसलों से निकलना होगा अगर मुझे हमें याद आया, करनी है। बिल्कुल मेराज भाई, मुझे ये बात याद आई कि हम लोग ये बात कर रहे हैं ना कि इस शहर में कितने मसले हैं। मैं एक फैमिली व्लॉग देख रही थी और ये व्लॉग था विलेज का, वो मैंने बल्कि अभी हमने शेयर भी करना था आगे वाले अपने शोज़ में कि जो फैमिली व्लॉगिंग है स्पेशली विलेजेस की, वो बहुत ज़्यादा अब फेमस होती जा रही है। उसमें मैंने देखा कि वो जो खातून थी वो बेचारी जो लकड़ियों का जिस तरीके से वो जमा वमा करके वो लकड़ियों के चूल्हे के ऊपर चाय वगैरह बना रही थी, तो यकीन करें वो जब व्लॉग बना रहे थे, उनकी जो फैमिली, 2 बच्चे थे उनके, वो फैमिली उनके साथ एक्टिव थी, तो उनको पता था कि उनको क्या करना है और वो बड़े आराम से, बड़े कंफर्ट जोन के अंदर वो गई, उन्होंने लकड़ियाँ रखी, चाय वगैरह बनाई, फिर उन्होंने वो उनके बच्चे पानी वगैरह भर के लाए, उन्होंने अपना काम कर लिया। तो मैं वो फैमिली व्लॉगिंग देखते हुए सोच रही थी कि कराची वालों का हाल भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन इशू ये है कि हम ज़हनी तौर पर ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हम गांव में रहते हैं, वरना शायद हम ये भी कर लें, अपनी छतों पे ना हम लकड़ियाँ रख लें और चूल्हे रख लें, और फिर ना हमारा भी हाल ऐसे ही होगा कि हमें भी पता होगा अच्छा जी पानी नहीं आ रहा तो अब हमें बाल्टियाँ ले लेके जानी है, अब हमें क्या करना है। लेकिन एक्चुअल में क्योंकि हम एक सो कॉल्ड डेवलप मेगा सिटी में रहते हैं, तो इसलिए हम ज़हनी तौर पर ये एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारा हाल भी जो है ना वो उन विलेजेस की तरह ही है, जहाँ पर अभी तक गैस नहीं है, जहाँ पर अभी तक जो है वो इस पानी का मसला है, लेकिन लाइट्स जो है वो अब सब जगह विलेजेस में है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ कुव्वतें ये चाहती हैं कि हम इन मसाइल से बाहर ही ना आएं। बिल्कुल, कराची विलेज नाम रख दें इसका, ये ना। इसको बताऊं क्या, अच्छा खुद एक सोचें, इंसान की एक फितरत है ना, आज आपके पास अगर कोई छोटी गाड़ी है, ठीक है, तो जब आप उसको 4-6 महीने साल चला लेंगे तो फिर आपके जहन में चीज़ आएगी कि मैं इससे अच्छी एक गाड़ी ले लूँ, फिर उसके बाद अच्छी ले लूँ, ये इंसान की फितरत है। अब अगर आप 2025 में भी कराची को बुनियादी वसाइल मुहैया नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, और ये मुहैया हो जाते हैं, अल्लाह करे कभी ऐसा हो,
उसके बाद जाहिर सी बात है हम भी आगे सोचेंगे ना। हाँ भाई दूसरी जो कंट्रीज के जो अच्छे अच्छे शहर हैं, हाँ। और वहाँ की भी मेगा सिटीज है ना, तो फिर हम उनकी तरह सोचेंगे कि हमारे डिजिटल निज़ाम भी होने चाहिए, हमारे ये भी मामला होना चाहिए। तो हाँ। भाई हमें तो यहाँ से बाहर ही नहीं आने दे रहे कि भाई ये यहाँ से बाहर निकलेंगे तो कुछ और ना मांग लें, तो इनको यही उलझा के रखो। तो आपको मैं बताऊँ, कराची में भी अभी मुख्तलिफ बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, लियारी से अतराफ पे कुछ एरियाज हैं, हाईवे पर है, नेशनल हाईवे पर है, सुपर हाईवे के अतराफ में, जहाँ अब भी लोग जो है वो लकड़ी की टाल से लकड़ी खरीदते हैं और अपना चूल्हा हांडी जो है वो लकड़ी जलाने पर ही उनका काम होता है। उनको इसकी फिक्र ही नहीं रहती कि भाई ये गैस आएगी और आएगी तो कब आएगी कब नहीं आएगी। ये हमारे और आपके मसले हैं जो जाहिर सी बात है, हमारा जो माहौल है हम तो नहीं ला सकते, क्यों, हम फ्लैट्स में रहते हैं या फिर पोर्शंस में रहते हैं। अब वहाँ पर आप जरा कहाँ जलाएंगे लकड़ियाँ, ठीक है, आपने लकड़ियां जला ली, पता चला पूरी बिल्डिंग में आग लग गई। हाँ सही, इसीलिए मैंने अपने जहन से आइडिया लगा के सोचा कि अगर लकड़ियां जलाए कोई तो वो अपनी छत पे जाके जलाए, जस्ट सराउंडिंग में कोई नहीं हो और थोड़ी थोड़ी जलाए और चाय शाय बना ले और फिर वापस नीचे लेके जाए और मेहमानों को चाय दे। अब उस पर भी अगर कोई आपने आग लगाई हुई है और उस पर कोई चिंगारी उड़ती भी किसी के घर पे चली गई और वहाँ आग लग गई, तो फिर आप जिम्मेदार, वो भी जिम्मेदार। मसला तो सारा यही है, मतलब गाँव वालों के पास लकड़ियां जला के खाना पकाने का ऑप्शन है, हमारे पास तो ये ऑप्शन भी नहीं है। हम तो या तो भूखे बैठे रहे या फिर हाँ एक और चीज महराज भाई, अभी जो होटल्स है ना जहाँ नाश्ते होंगे सुबह सुबह भी गैस के ना आने के बाइस, वहाँ की रौनक आप देखिएगा। अच्छा होटल्स में आ रही होती है गैस, होटल में बंदोबस्त होता है, नहीं तो वहाँ पे सिलेंडर का भी हाँ। ऐसा नहीं है। होटलिंग का पहले सिलसिला ये था कि उनको 2.5-3 लाख रुपए 4 लाख रुपए के बिल्स आते थे और वो पे करते थे उस वक्त, गैस सस्ती पड़ती थी उनको। लेकिन जब से ये गैस बिल्कुल गायब हुई है तो उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो एलपीजी पर आ गए हैं। अब तमाम चाय के होटल आप ले लें, जो पूरी पूरी रात भी चल रहे होते हैं, 24 घंटे चल रहे होते हैं, खाने के होटल हैं, वो तमाम के तमाम एलपीजी पर उन्होंने अपना बांध लिया है कि उनका ट्रक आता है, उनके एलपीजी के सिलेंडर्स जितनी भी उनकी जरूरत है, वो हफ्ते की जरूरत है या 10 दिन की जरूरत है, वो उतने सिलेंडर्स अपने लेते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। वो बिल्कुल भी हुकूमत की तरफ नहीं देखते कि हमें गैस देंगे, ठीक है। मतलब हम तो इतने मायूस है ना कि हम सोच ही नहीं रहे ना, जैसे पुलिस से मायूस है कि भाई मोबाइल छिन गया, इनसे क्या मिलेगा, ये क्या ढूंढेंगे, ये तो हमें परेशान करेंगे, छोड़ो यार, मायूसी की इंतहा है। मसला ये कि भाई गांव वाले जो है ना फिर भी वो अपना कुछ ना कुछ मैनेज कर लेते हैं, लेकिन कराची वालों को धक्के ही खाने पड़ते हैं। वो जाते हैं, लाइन लगाते हैं, फिर सिलेंडर अपना जो है ना वो भरवा के लेके आते हैं, फिर घर में ला के रखते हैं और फिर जो है वो खाना पकता है। तो ये सूरत हाल है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं और एक और जो है वो टॉप स्टोरी आपके साथ में शेयर करते हैं। अच्छा जी अब क्या है टॉप स्टोरी जनाब, ये है कि जिस तरह से हम सब जानते हैं कि भाई हमारे जो एक्ट्रेस हैं, हमारी जो जितना भी मीडिया फिटर्निटी है, ये जब बहुत फेमस हो जाते हैं या फेस बन जाते हैं तो क्या होता है कि इनको डेफिनेटली इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रिकग्नाइज़ किया जाता है, इंडोर्स किया जाता है और फिर इनको किसी ना किसी चीज़ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आप अक़वाम मुत्तहिदा से रिलेटेड कोई चीज़ कर रहे हैं तो यू नो इट्स अ बिग थिंग। सो इसी हवाले से एक खबर ये है कि हानिया आमिर अक़वाम मुत्तहिदा की कौमी खैर सगाली की जो सफ़ीर हैं वो मुकर्रर कर दिया गया उनको, यानी गुडविल एम्बेसडर आप इसको कह सकते हैं। अब क्या होगा कि क्योंकि वो पाकिस्तान की लड़कियों को इन्फ्लुएंस करती हैं, वो बहुत फेमस हैं, 19 मिलियन के करीब जो हैं ऑलमोस्ट उनके इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स हैं, तो अब उनकी ज़िम्मेदारी जो है वो डबल हो गई है। सबसे पहले तो हमारी तरफ से उनको बहुत सारा कांग्रेट्स, लेकिन अब क्योंकि हानिया आमिर को ये ज़िम्मेदारी दी गई है तो उनको और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी पड़ेगी। अब उनको विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से बात करनी पड़ेगी, अब उनको ये बात करनी पड़ेगी कि जो ख़वातीन के राइट्स हैं वो क्या हैं। और साथ साथ जिस तरीके से शनारा अकरम ने एक दफ़ा तनकीद की थी इनके ऊपर कि हानिया आमिर जो कुछ भी फ़न टाइम्स या जो चीज़ें भी कर रही होती हैं तो क्योंकि उनके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, क्योंकि लोग उनको फॉलो करते हैं, तो उनको चाहिए कि वो सेंसिबल जो है ना वो चीज़ें अपलोड किया करें। और ये अपने फ़न टाइम्स अगर वो इस तरीके से अपलोड करेंगी कि वो बाइक पर जा रही हैं या फिर वो बग़ैर सिक्योरिटी के या बग़ैर जो है वो SOP के कोई चीज़ कर रही हैं तो लोग उसको फॉलो करते हैं। तो ये ना करें, तो मेरे ख्याल में अब ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप चेंज देखेंगे हानिया आमिर के इंस्टाग्राम पर या उनकी बातों में या उनके जेस्चर में कि उनको डेफिनेटली अब अपनी आवाम के लिए, लड़कियों के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा। ऑल दो कि वो इन्फ्लुएंस करती हैं पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी, और अभी रिसेंटली भी उनके ऊपर एक तनकीद हुई है, वो बांग्लादेश गई थी जहाँ पर लोगों ने उनके हवाले से बहुत ज़्यादा तनकीद की क्योंकि वो जिस ब्रांड को प्रमोट कर रही थी और जिस ब्रांड के हवाले से वो वहाँ पर थी, हमने रैम शोज़ भी देखे थे, लग वो बहुत प्यारी रही थी। लेकिन मैंने आपको कहा था ना कि अब ये ट्रेंड चलेगा ब्लैक बालों का या फिर इस तरह से लंबे बालों का, तो वहीं तनकीद भी इसी बात पर हुई है
कि हानिया आमिर ने जिस ब्रांड की प्रमोशन की है वो ब्रांड जो है वो बालों से रिलेटेड है। और क्योंकि हम सब जानते हैं कि हानिया आमिर जो हैं उनके शॉर्टकट हेयर हैं, तो डेफिनेटली जब उन्होंने विग लगाई हुई थी तो लोगों ने उनके ऊपर बड़ी तनकीद भी की थी इस हवाले से कि भाई ये तो अगर जो ब्रांड थी उन्होंने लेना था तो वो किसी ऐसे ही एक्ट्रेस को लेते जिसके असली लंबे घने बाल होते, और उनके तो सब जानते हैं कि शॉर्ट हेयर है। तो इस तरह की जब तनकीद होती है या इस तरह के जो बड़े प्लेटफॉर्म होते हैं ना, उस पर बहुत ज़्यादा आपको संभल के चलना होता है, या आप कोई चीज़ अगर चूज़ भी कर रहे होते हैं अपनी ब्रांडिंग के हिसाब से भी या अपने लिए भी कि ठीक है मैं इसकी ब्रांडिंग कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो बड़ा देखभाल के करनी चाहिए। महराज भाई से भी बात कर लेते हैं। महराज भाई, आपने हानिया आमिर को आप डेफिनेटली जानते होंगे, बहुत फेमस पर्सनालिटी है। कैसा लग रहा है कि उनको सफ़ीर मुकर्रर किया गया है खैर सगाली का, कौमी मतलब पाकिस्तान के अंदर? अब वो विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से भी बात करेंगे और ख़वातीन को भी रिप्रेजेंट कर सकेंगे। अरे बहुत अच्छी बात है, कल ये खबर मेरी नज़र से गुजरी थी जी जी, और बहुत अच्छी बात है। अक़वाम मुत्तहिदा का एक तरीके से जज्बे खैर सगाली के तहत वो वर्किंग करेंगी। सफ़ीर की हैसियत उनको हासिल हो गई है, एम्बेसडर बन गई हैं। जी जी, गुडविल एम्बेसडर। हाँ बिल्कुल। अच्छा, उनको देखना ये है कि हम वो पाकिस्तान के लिए क्या कर सकती हैं। हाँ, हमारे यहाँ सफ़ीर माशाल्लाह बहुत सारे हैं। हाँ, ठीक है, सिफारतकारी एक अलग हाँ मामला है। हाँ, लेकिन अब इस तरह से एक किसी ख़वातीन के लिए क्या चीज़ें, हाँ एक्टर को और वो भी खातून एक्टर को, हाँ, हाँ, इस तरह की अगर कोई जिम्मेदारी मिल गई है हाँ, तो वो बड़े अच्छे से इसको निभा सकती हैं। और हमारे यहाँ जो इस वक्त ख़वातीन के हवाले से जो मसाइल आज भी मौजूद आज भी मौजूद ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ये कह नहीं जी अब ख़वातीन मजलूम नहीं रहेंगी। हाँ, ऐसा है, अभी भी है। हाँ, तो अगर वो उस पर वर्किंग करेंगी तो जाहिर सी बात है, एक तो उनके फॉलोअर्स में भी इजाफा होगा, हाँ, और हो जाएंगे उनके फॉलोअर्स। हाँ बिल्कुल, नहीं पहले से ही ऑलरेडी उनके फॉलोअर्स में जो है ठीक ठाक इजाफा है। और क्योंकि उन्होंने इंडिया में कोलैब करके जो मूवी की थी उस हवाले से भी जो है काफ़ी ज़्यादा वो फेमस हो गई हैं। सो दिस इज़ वेरी गुड थिंग कि आप अपने स्टार्स को जो है इस तरीके से आगे लेके जाते हैं और फिर वो पाकिस्तान की जो ख़वातीन हैं उनको रिप्रेजेंट भी करती हैं और उनके जो मसाइल हैं वो भी उजागर कर सकती हैं। इस हवाले से शहजाद रॉय भी बहुत काम करे बच्चों के हवाले से। हम उनकी भी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करेंगे। चलिए जी, यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर दीगर टॉप स्टोरीज पर डिस्कशन करेंगे। अच्छा जी, वेलकम बैक। न्यूज़ सेशन में खुशामदीद। और एक और ख़बर आपके साथ में शेयर करते हैं। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब, फील्ड मार्शल मेहमान खुसूसी हैं। और अभी कुछ देर पहले जो है इस तकरीब के मनाजिर आप लोग देख भी रहे होंगे। हम इस खबर के हवाले से आपको बताते हैं कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आमद पर हाज़रीन ने खड़े होकर उनका शानदार इस्तकबाल किया। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में लॉन्ग कोर्स, टेक्निकल कोर्स, लेडी कैडेट कोर्स और इंटीग्रेटेड कोर्स मुकम्मल करने वालों की पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब अभी जारी है। पीएमए काकूल में 152वीं लॉन्ग कोर्स, 37वीं टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, 71वीं इंटीग्रेटेड कोर्स और 26वीं लेडी कैडेट कोर्स की पासिंग आउट परेड की शानदार तकरीब जारी है, जिसके मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर हैं। पास आउट होने वाले कैडेट्स में 2 ममालिक के 40 कैडेट्स शामिल हैं। 40 कैडेट्स का ताल्लुक श्रीलंका, इराक, फ़लस्तीन, नाइजीरिया, बांग्लादेश से है। कतर, मालदीव, माली, नेपाल और यमन के कैडेट्स भी इसमें शामिल हैं। तो ये तकरीब जो है अभी जारी है। और इस तकरीब के हवाले से और पाक फ़ौज के हवाले से तो बस हम यही कह सकते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। अच्छा जी, एक और ख़बर है जो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, और वो ख़बर कुछ इस तरीके से है कि हमारा जो शहर है ना कराची, इसमें जो चोरी डकैती की वारदातें हैं वो तो होती हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे क्रिएटिव चोर भी आ गए हैं अब कि मतलब इंसान की अकल काम नहीं करती कि भाई ऐसे भी चोरी के आइडियाज़ होते हैं, ऐसे भी चोरी की जा सकती है। ये खबर ज़रा सुने ना, आप हैरान रह जाएंगे। कराची में चोरी की जो है वो अनोखी वारदात हुई है। गुलिस्तान जौहर में एक नौजवान तोता पकड़ने के बहाने फ्लैट में गया। मतलब इसकी अकल को आप देखें, सलाम, क्या कहना चाहिए। मतलब चोरी करने के नित नए तरीके। अच्छा जी, अब इसने कहा कि मुझे तोता पकड़ना है, तो ये फ्लैट में चला गया। बुजुर्ग शहरी से इजाज़त लेकर ये गैलरी में गया और मोबाइल फ़ोन चुरा कर फ़रार हो गया। नौजवान ने कहा कि तोता ऊपर से उड़ाएगा, नीचे आ जाए तो पकड़ लेना। काफ़ी देर बाद तोता तो नहीं आया और ना ही नौजवान आया। तब अहले खाना को पता चला कि जी मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया, चोरी हो गई है ये। अब आप ये देखें कि मतलब वो बुज़ुर्ग होंगे, उन्होंने कहा भाई ठीक है तोता पकड़ने जा रहा है। कैसे क्रिएटिव चोर आ गए हैं, आप सोचें। अच्छा, आपने वो एक मिसाल दी, पुलिस क्यों इतनी क्रिएटिव नहीं हो रही पकड़ने में कि वो हाथों के तोते उड़ गए। हाँ, तो ये वो वाली बात है। अच्छा देखिए, बात ये है कि ज़राए इब्लाग में भी सब चीज़ें नज़र आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी चीज़ें चल रही हैं, सोशल पे भी चल रही हैं।
आपको और हमें हमेशा यही कहा जा रहा होता है और समझाया जा रहा होता है कि भाई आप एहतियात रखें। हाँ, सही। ये दौर ऐसा गुजरा है कि आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर नहीं सकते, कर सकते। ठीक है ना। तो एहतियात तो आपने पहले खुद करनी है, आपने आंखें बंद करके कि हर किसी पे भरोसा नहीं कर लेना, नहीं कर लेना, ठीक है ना। सही। अब आप खुद बताइए कि आपके घर पे कोई ऐसे आया और बोले कि जी तोता मेरा उड़ के आ गया आपके घर पे, मैं हाँ, चेक कर लूं। नहीं तो मैं तो भाई आप उसको 10 दफा जो है चेक वो करूंगी जूता कि भाई उठा ये के कौन मारेंगे, है आप ये। बोले कि भाई हाँ। यहाँ से निकल और तोता होता है भारी पकड़ो। लेकिन मेराज भाई लोग होते हैं, लोग वो देखिए ना, उधर जिक्र ये है कि वो बुजुर्ग हैं, कॉर्नर वाले लोग। हाँ, अब उन्होंने सोचा हाँ। होगा कोई बच्चा है, कोई लड़का है, भाई बिल्कुल। तोता पकड़ने आया है, जाओ भाई तोता देख लो अपना। अब मसला सारा ये है कि वो मोबाइल फोन चुरा के भाग गया। ये देखें आप जरा। अब बाकी देखिए काम तो उसने क्रिएटिव ही किया। हाँ। देखिए उसने बहाना ऐसा किया कि तोता उड़ के आपके घर में आ गया या आपकी गैलरी में आ गया, मुझे वो लेना है। अब अगर वहाँ बुजुर्ग बैठे हुए तो बेचारे तो उन्होंने यही कहा होगा कि अच्छा बेटा जाके तुम देख लो, हाँ, ठीक है ना। सही। अब उन्होंने तो अपने तौर पर उससे हमदर्दी दिखाई ना कि चलो यार इसका बेचारे का मसला हल हो जाएगा। हाँ। अब उनको ये थोड़ी पता उसके दिल में क्या है, दिल में क्या है। उसने हाथ की सफाई दिखाई, गैलरी में तोता मिला नहीं मिला, वो एक अलग सिचुएशन थी। उसके बाद जब वो चला गया, हाँ। उसके बाद भी मैं आपको बताऊंगा इनको काफी देर बाद ये चीज पता चली होगी कि हमारा मोबाइल फोन गायब है। तो एहतियात देखें, मैं फिर कहूंगा, और पुलिस भी ये कहती रहती है कि पुलिस कोई खास काम करती तो है नहीं, लेकिन मशवरा जरूर देती है कि भाई आप अपने सामान की अपने माल की खुद हिफाजत करें। कोई भी आपके घर में कोई लड़का आए, लड़की आए, कोई किसी भी किस्म का बहाना करे, तो भाई अगर आपने उसको पानी पिलाना है तो वहीं खड़े होकर अपने सामने पानी पिला दें। खाना मांगे तो वहीं आप उसको किसी जगह पे सामने घर में अंदर बिठा के अपने आंखों के सामने खाना खिला दें, जिसकी जो मदद करनी है। लेकिन प्लीज़ ये ना करें कि भाई अगर ऊपर बॉल आई है तो जाओ, अगर कोई अननोन है तो कि जाओ भाई बॉल लेके आ जाओ। ये मेरे घर में मेरे पेरेंट्स के साथ हो चुका है ये। अच्छा। जी हाँ, लेकिन मज़े की बात ये अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र ये था कि हाँ, कोई नुकसान नहीं हुआ। बॉल लेने के लिए कोई बंदा आया था, हमारी गली का नहीं था, तो मेरे अब्बू ने कहा कि, तो उसने कहा कि अंकल ऊपर बॉल आई है। तो अब्बू ने कहा अच्छा, तो वो आया और उसने पूरा सारा कुछ देखा, बॉल तो उसके पास नहीं थी। जब नीचे आया तो अब्बू से पूछते रह गए आपकी बॉल आपको मिल गई, वो चला गया और पता चला वो हमारी गली वली का नहीं था। आई वी डोंट नो कि भाई वो हमारे घर में क्या देखने आया था, और ऊपर क्योंकि मेरी खाला रहती है उनका घर लॉक था तो शायद इस वजह से वो अंदर नहीं गया। तो डेफिनेटली इस हवाले से जो है ना वो अल्लाह ने करम किया, वरना अगर उनका घर खुला होता तो फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती थी। अच्छा, एक और ख़बर मैं आपके साथ में जो है वो शेयर करती हूँ, और ये खबर है कि शहर कायद का फ़िज़ाई मयार मुज़र सेहत करार कराची पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में 11वें नंबर पर मौजूद है, और कराची का फ़िज़ाई मयार मुज़र सेहत करार दिया गया है। शहर जो है वो अब 11वें नंबर पर आ गया है। अच्छा, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ, कचरे का जलाव और सनती खराज अहम वजह है। फ़िज़ाई आलूदगी से सांस, आँखों और गले की बीमारियाँ जो हैं वो बढ़ रही हैं, और माहिरीन ने मास्क के इस्तेमाल और पौधे लगाने का जो मशवरा है वो भी दिया है। अच्छा, आज़ाद भाई ने हमें ज्वाइन किया, आज़ाद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद भाई, हमारे शहर का जो कहना चाहिए ना आलूदगी, पोल्यूशन और सफाई के मामला जो इतने ज़्यादा बिगड़े हुए हैं, इसमें कोई खातिर खात पॉजिटिव तब्दीली नहीं आती। जब भी ये स्टैट्स आ जाएं या शहर की सूरत हाल देख लें झुमकी तो जी बिल्कुल, इस हवाले से हमारे पास महकमा है, महकमा इन्वायरमेंट यानी माहौलियात, मौसमी तब्दीली व साहिली तरक्की, ये तीनों मिलाकर एक महकमा जिसके 3 डीजीज़ हैं। इस महकमे ने इस सूरत हाल से निपटने के लिए कुछ दिन कबल सिंध काबीना ने फैसला किया था, बाज़ाब्ता तौर पर जो टायर ख़ासतौर पर जलाए जाते हैं उसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो उन्होंने कहा सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है, और शहर के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। उस पर जो है सिंध हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है मुकम्मल तौर पर, उसका इस्तेमाल या किसी किस्म का नहीं हो सकता है। हाँ। उसके साथ साथ सिंध हुकूमत ने अभी एक और फैसला किया है कि ख़ास तौर पर शहर में आलूदगी का मामला है, जो हर वक्त जो देखा जाता है हमारा शहर कभी ऊपर कभी नीचे आ जाता है नंबर्स के लिहाज से, तो उन्होंने ये फैसला किया है कि इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर एक अलग इदारा कायम करने जा रही है सिंध हुकूमत। उस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर समरी तैयार हो चुकी है, वज़ीर सिंध को हर साल की जाएगी, जिसके बाद इसका अलग से डीजी तैनात किया जाएगा, दीगर अफसरान तैनात किए जाएंगे। वो ख़ास तौर पर हमारे पास जो माहौलियात का इशू, जो खास शहर का इशू है, गदलान का इशू है, या बाकी जो सूरत हाल है, ख़राब सूरत हाल, उससे निपटने के लिए वो इदारा काम करेगा, उस पर काम हो रहा है। लेकिन सूरत हाल ये हमारे पास जब तक अमल दरामद नहीं होगा तब तक हम कितने भी इदारे बनाते रहें लेकिन इदारे काम नहीं कर पाएंगे। हाँ। क्योंकि तमाम तरह इदारे जो उनकी जिम्मेदारी बनती है, KMC हो या मुकामी हुकूमतें हो या हमारा महकमा सिंध हुकूमत का हो, उन तमाम की जिम्मेदारी बनती है सूरत हाल से निपटने के लिए किसी किस्म के कोई इकदाम करें। जब तक हमारा जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा शहर का, चाहे वो सड़कें हों, चाहे रोड हों, चाहे गलियाँ कोचे हों, तब हम तो जब अपने ढांचे को ठीक नहीं करेंगे तब तक इस सूरत हाल से निपटा नहीं
जा सकता है, क्योंकि यही सड़कें हैं, यहाँ से बसें गुजरती है, यही सड़कें हैं, यही रोड है, यहाँ से गाड़ियाँ चलती है जो धुआं छोड़ती है। अच्छा, गाड़ियों का जो फिटनेस है, गाड़ियाँ, इसमें कई मामला आ जाते हैं। गाड़ियों को चेक करना, गाड़ियाँ किस तरह शहर में चल रही है, धुआं क्यों छोड़ रही है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है। लेकिन इस वक्त भी ट्रैफिक, मेराज भाई बस जानते होंगे, लेकिन जब से जो ऑनलाइन जो जुर्माना आयद करने का फैसला कर लिया गया, उसके बाद भी कराची शहर से ट्रैफिक पुलिस तो है ही नहीं। अगर कहीं आप ट्रैफिक पुलिस देखेंगे तो कोने में से खड़े हैं जैसे कोई बाबू लोग मोबाइल फ़ोन लगे हुए हैं, लेकिन ट्रैफिक की रवानी, चलो आप ऑनलाइन चालान काटो, लेकिन ट्रैफिक की रवानी को बहाल करने के हवाले से किसी किस्म के कोई इकदाम करो। कोई कराची में कहीं भी इस तरह पुलिस नजर नहीं आती। सिर्फ अदालतों के बाहर और सन सेक्रेटरी के बाहर, वज़ीर हाउस के बाहर या मुख्तलिफ जो सरकारी मुकाम है वहाँ पर पुलिस नजर आएगी। लेकिन शहर के कई ऐसे इलाके सुबह से लेकर शाम तक ट्रैफिक जाम रहती है, जिसके बाद जहाँ भी निज़ाम जाम रहेगा वहाँ पर सूरत बिगड़ेगी माहौलियत के लिहाज से। जहाँ पर ट्रैफिक जाम रहेगी वहाँ पर भी धुएं का अखराज बढ़ेगा, सूरत बिगड़ेगी। इस तरह हमारे पास जो बाकी इदारे हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, तब जाके हम इस सूरत से निपट सकते हैं। वरना ये हम बोलते रहेंगे, सुनते रहेंगे, कहानियाँ किससे सुनते रहेंगे, लेकिन सूरत हाल पर अमल दरामद कराना हमारी रियासत की जिम्मेदारी बनती है। रियासत बाकी जो भी जितने भी इदारे हैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तब तक सूरत हाल से बेहतर नहीं हो सकती और नहीं इससे हम निपट सकते हैं। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती। चले जी, हम वक्त तो एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे कि क्यों सूरत हाल जूं की तूं रहती है। जो डंपिंग पॉइंट जो है वो आपको पिछले साल नजर आएगा, वहाँ पे कचरा भी नजर आएगा। जो गलियों में आपको कचरा नजर आएगा उससे ज़्यादा आपको अगले साल कचरा नजर आएगा। और फिर बस आवाम यही कहते रहते हैं कि सफाई नहीं है, बीमारियाँ फैल रही हैं। क्यों ये सूरत हाल चेंज नहीं होती? क्यों ये जो कराची के स्टेक होल्डर्स हैं, कराची की जमातें हैं, वो काम क्यों नहीं करती? क्या हर्डल्स है, ये जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अभी कुछ बात कर लेते हैं सानिया कारसाज के हवाले से। सानिया कारसाज को 18 साल बीत गए हैं। अलमनाक वाक़या का गम जो है वो आज भी ताज़ा है। सानिया कारसाज को 18 बरस बीत गए, वाक़या आज भी दिलों में ताज़ा है। लोग इस वाक़े को आज भी नहीं भुला सके। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जो है वापसी पर 2 धमाकों ने खुशी को गम में बदल दिया था। 150 से ज़ायद अफराद जाँ बहक और सैकड़ों ज़ख्मी हुए। वाक़े के मुजरिम आज तक कानून की गिरफ्त में नहीं आ सके। और जितना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद से लोग प्यार करते हैं, आवाम के दिलों में उनके लिए जज्बात हैं, तो जब भी ये सानिया आता है हर साल तो वो ज़ख्म जो हैं वो ताज़ा हो जाते हैं। अच्छा जी, एक और ख़बर जो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, और कुछ चलते हैं सफ़र करते हैं हम यहाँ से अमेरिका का। तो अमेरिका की जब भी बात होती है तो मिस्टर ट्रंप का ख्याल जो है वो जहन में आता है, और ख़बर भी उन्हीं से रिलेटेड है। अच्छा जी, ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिनका कहना है कि पाक अफ़गान जंग ख़त्म करना मेरे लिए बहुत आसान है। मतलब एक बार फिर इन्होंने जो है वो एंट्री दे दी है, और एक दफ़ा फिर जो है इज़ रेडी टू मीडिएट इन दिस होल सिनेरियो। वो कहते हैं जंग ख़त्म कराना मेरे लिए बहुत आसान है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाक अफ़गान जंग का खात्मा उनके लिए आसान है। उन्होंने दावा किया कि उनकी मुदाखलत से पाक भारत जंग रोकी गई। शहबाज शरीफ ने उनकी कोशिशों पर लाखों जानें बचाने का शुक्रिया भी अदा किया। दूसरी जानिब दोहा में पाक अफ़गान जंगबंदी में तौसी पर इत्तफाक हुआ है। तो इंटरनेशनली जो है अब ये खबर गर्दिश कर रही है, और ट्रंप का ये बयान जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है कि वो ये कहते हैं कि जी ठीक है, ये जंग भी मैं ख़त्म करा सकता हूँ। बट लेट्स सी कि क्या होता है आगे, मामला किस तरफ जाते हैं। हम बात कर रहे हैं कि जी जो कराची शहर है, यहाँ से जो ये कचरे के ढेर हैं, यहाँ को जो ये मसाइल हैं, ये 19 से 20 भी जो है वो बेहतर नहीं होते, बल्कि हर साल हर महीने चीज़ें और गलत हो जाती हैं। यानी अगर कहीं कचरा है तो वो ज़्यादा हो जाएगा, कहीं टूटी हुई सड़क है तो वो उससे ज़्यादा टूट जाएगी, अगर कोई प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है उसकी तामीर हो रही है तो वो उसकी तामीर ख़त्म ही नहीं हो रही, वो मंसूबा कंपाइल ही नहीं हो रहा। आज़ाद भाई ज़रा थोड़ा बताएं क्या वजूहात क्या होती हैं, ये क्यों रह जाते हैं, ये इस तरह से पाइपलाइन में मंसूबे रह जाते हैं, यूनिवर्सिटी रोड नहीं बन के दे रही, अगर कोई चीज़ डैमेज हो जाए तो उसके बनने में इतना टाइम लग जाता है। सब ये मामला ये है कि हमारे पास अगर सीधी बात की जाए तो एक सिस्टम राज है। हाँ। उस सिस्टम को मुख्तलिफ अल्फाज में लोग तंज और तनकीद का निशाना बना रहे हैं, लेकिन उस सिस्टम ये है कि सिर्फ ये सड़कें नहीं हैं। आपको पता है सिंध असम्बली के मेंबरान की रिहाइश के लिए सिंध असम्बली के मेंबरान जो मुंतखब होकर यहाँ पहुँचते हैं, उनकी रिहाइश के लिए सिंध हुकूमत ने MP हॉस्टल, पार्लियामेंट्री की रिहाइश के लिए MP हॉस्टल बने। वो मनसूबा कई सालों से इल्तवा का शिकार है। बिल्डिंग मुकम्मल तौर पर तैयार है, बिल्कुल तैयार है, एयर कंडीशन AC लग चुके हैं, लेकिन इंतज़ार है फर्नीचर नहीं है। फर्नीचर खरीदारी करेंगे तो उसके बाद जाकर अच्छा बिल्डिंग बन रही है। इसके अलावा उनको MPs को रिहाइश का अलाउंस भी सिंध हुकूमत जानब से अलग दिया जा रहा है। उधर पैसा अलग से खर्च हो रहा है, MPs को रिहाइश का अलाउंस अलग से दिया जा रहा है। लेकिन सूरत हाल ये सरकारी खजाने को
किसी न किसी तरीके से टीका लगाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। इस तरह ये कई जो भी मनसूबा हुकूमत शुरू करती है तो उसके बाद में क्या होता है, हमारे पास जो ठेकेदारी सिस्टम जो है या जो उनका प्रोजेक्ट डायरेक्टर होता है वो क्या करते हैं, एक बजट इस पर रखा हुआ है फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपए, एक मनसूब 20 लाख रुपए या 20 अरब रुपए, ये क्या करते हैं पूरा साल जो है उसको 20 अरब उसी में खर्च करते थे, फिर कहते हैं इस बजट को रिवाइज करो, मतलब इसके पैसे बढ़ाओ। फिर वो पैसे बढ़ाते हैं, फिर इसके में आगे चलती है, फिर उस मुद्दत से पहले ही वो पैसे ख़त्म कर देते हैं रिकॉर्ड में। ख़त्म करने के बाद तीसरी बार चौथी बार, मतलब हमारे पास मनसूबे रिवाइज होते हैं। हमारे पास, मैं कहता हूँ शहर की तरक्की नहीं हो रही, शहर रिवाइज हो रहा है, पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन तरक्की के नाम पर चाहे BRT मनसूबा हो, चाहे यूनिवर्सिटी रोड हो, चाहे किस सड़क का नाम ले, किस मनसूबे का नाम ले, चाहे शाहरा भुट्टो हो, ये स्कीमें रिवाइज हो रही है। कभी नदी में बह तो जाती है, लेकिन रिवाइज होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जब तक हमारा इस सिस्टम को, इसलिए हमारे पास एक सिपरा इदारा मौजूद है जिसका काम है इस माली जो उमूर हैं उनको उनका चेक करना, बैलेंस करना, उनको ठीक करना, उस निज़ाम को आगे बढ़ाना, तेज़ करना है ताकि राह को आगे मतलब तूफ़ानी शक्ल में आगे बढ़ाना। लेकिन ये क्या करते हैं हमारे इदारे, उसको आगे बढ़ने के बजाय पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं, जिसके पास आज कराची भुगत रहा है, कराची के शहरी भुगत रहे हैं, कराची के लोग भुगत रहे हैं। तो सबसे बड़ी वजह यह है उस पर अमल दरामद नहीं होता है। जो चीज़ हुकूमत शुरू करती है उस पर हुकूमत खुद, चाहे मुराद अली शाह एक बार टूर करेगा या शर्जील मेमन एक बार टूर करेगा या मुर्जा वाब एक दौरा करके वापस आ जाएगा, लेकिन पीछे का काम किसकी जिम्मेदारी बनती है? वो शख्स, वो अफराद काम नहीं करते हैं जो इस पूरे निज़ाम को बिगाड़ रहे हैं, इस निज़ाम को ख़राब कर रहे हैं। इस निज़ाम को ख़राब करने के लिए हम हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हैं क्योंकि उसकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन उसके बाद उसके जो मातहत लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ क्यों नहीं की जाती है? जब BRT मनसूबे एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर आपका नाकाम हो चुका मनसूबा आगे बढ़ाने में, उसको हटाओ, चेंज कर दूसरा लाओ, उससे बेहतर हो सकता है। जब एक शख्स काम नहीं कर रहा है दूसरे शख्स से काम लो, अगर दूसरा शख्स काम तीसरे से लो, इस तरह निज़ाम को आगे चलाओ ना। हम निज़ाम को नहीं चलाते, उसी शख्स पर एतमाद करते हैं, वो आता है ब्रीफिंग देता है, एक बड़ा बोर्ड लगा वाइट कलर में, ये सर ये होगा ये होगा, ये तो कराची के स्टेक होल्डर्स मिल बैठ के भी तो बात नहीं करते, मसला भी तो सियासत करते हैं ना। अभी जमात इस्लामी भी हुकूमत में है, मुकामी हुकूमतों में है, इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकामी हुकूमतों में शामिल है। इस तरह कुछ दिन कबल नासिर शनाची पहल की, तमाम जो स्टेक होल्डर कराची के हैं, चाहे जमात इस्लामी हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेम्बरान, उनसे उन्होंने मुलाकात की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेम्बरान से मुलाकात की, उनसे पूछा भाई मसाले हैं क्या, किस तरह हल होंगे। उन्होंने राय ली और राय अम्मा बनाने के हवाले से तमाम जमातों का आओ मिलकर बैठकर कराची के शहर जो खासतौर पर जो बल्दियात के मामलात हैं इनको ठीक करने की कोशिश करें। अब उनकी नीयत पर दारोमदार क्या जमात इस्लामी इनके साथ मिलकर काम करना चाहती है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, ये सारा मामला जो हमारे पास मुकामी हुकूमतें मौजूद है, तमाम तर जिम्मेदारी मुकामी हुकूमतों की है। जब मुकामी हुकूमतें कायम हो चुकी है, टाउन कमेटीज़ भी हैं, यूसीस कमेटीज़ भी हैं, अपना KMC भी है, ये इदारे काम करें, या हमारे सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है वो है, या किल्क है, ऐसे इदारे बने हुए हमारे पास, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। जब तक वो जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे, चाहे हुकूमत की कोई भी गाइडलाइन हो, कोई भी अहकाम हो, उस पर जिम्मेदारी तो हुकूमत की बनती है कि भाई वो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करें। अब नहीं काम करेंगे तो कब काम करेंगे? मतलब दुनिया पता नहीं कहाँ चली गई, और यहाँ पर अभी यही मसले जो है वो ख़त्म नहीं होते कि कौन सी सड़क बन रही है, कौन सी सड़क टूटेगी, अब कहाँ डेवलपमेंट होगी। और ये सब देख के ना बड़ा दिल दुखता है कि भाई ये हमारा कराची शहर है, इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया महराज भाई, बहुत शुक्रिया आज़ाद भाई हमारे शो पर आए। शो में यहाँ वक्त आया हेडलाइंस ब्रेक का। हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे और करेंगे ढेर सारी बातें। और आज हैं जी हमारे साथ शेफ़ जो आके आपको बताएंगी कि वीकेंड पे आप कैसे खाने बना सकते हैं, या फिर ये जो विंटर सीजन आ रहा है इस पे खाने कैसे बनेंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना, स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो भाई सैटरडे है, और सैटरडे वाले दिन ना जहाँ बहुत सारे लोग ये बात सोच रहे होते हैं कि पकाना क्या है, करना क्या है, वीकेंड पे किस तरीके से रिलैक्स करना है, एंजॉय करना है, वहीं बहुत सारे लोग जो है ना, बहुत सारी ख़वातीन ये सोच रही होती हैं, स्पेशली वर्किंग वीमेंस, कि जैसे ही सैटरडे आएगा ना वैसे ही टाइल साफ़ करने हैं, वैसे ही जो है वो बाथरूम की क्लीनिंग करनी है, सफाइयाँ करनी हैं। और जिनके घर में मेड्स हैं वो अपने मेड्स को बताते हैं कि भाई ऐसे करना है, ऐसे करना है। लेकिन एक बात तो तय है कि घर में आपके जितने भी सर्वेंट्स हों, जितनी भी आपकी मेड्स हों, जो भी आप कुछ जो भी काम कर रहे हो ना, साथ आपको लग के करवाना ही पड़ता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप किसी को कह दें कि जी ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, और वो काम कर लें। फिर क्या होता है, आपको बाद में रियलाइज़ हो रहा होता है कि देखिए ये काम ठीक नहीं करके गए, वो काम ठीक नहीं करके गए। तो कुछ भी हो जाए, ख़वातीन को जो है ना वो साथ में लगना ही पड़ता है घर के कामों के लिए, चाहे उनके घर में मेड्स हों या फिर वो खुद करें। अच्छा, अब एक बड़ा मसला ये होता है कि घर में ना जो जिनके घर में टाइल्स हैं, या जिनके घर में फ़र्श हैं, या बाथरूम जो है उनके ज़्यादा साफ़ नहीं होते, या बहुत ज़्यादा स्टेन है, तो उनको ये होता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब उन लोगों के लिए ना ये एक रेमेडी है कि घर का फ़र्श और बाथरूम चमकाएं, मगर कैसे? इस रेमेडी के थ्रू। तो आपने करना ये है कि 1 बाल्टी नीम गर्म पानी में आपने
ये जो चीज़ें अभी मैं बताने जा रही हूँ ना, ये चीज़ें आपने डालनी है। तो आपने 1 बाल्टी नीम गर्म पानी लिया, 2 चम्मच सिरका, 1 चम्मच बेकिंग सोडा, आधा लीमू आपने फिर निचोड़ा उसमें, और खुशबू के लिए चंद कतरे आपने अर्के गुलाब के डाल दिए। अब ये जो सारा मिक्सचर बन गया है सिरके का, बेकिंग सोडा का, लीमू का, इसके बाद आपने इस मिक्सचर से जो है वो फर्श, टाइल्स और वॉशरूम जो है वो साफ़ करना है। और आप देखें कि ये सिर्फ मैल ही नहीं हटाएगा, बल्कि जो दाग धब्बे हैं ना टाइल्स से, वो भी साफ़ हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, और खुशबूदार ताजगी भी रहेगी सारे घर में। और वो जो आप मॉप देंगे, इसी का ही जो आप मिक्सचर है मॉप देंगे ना, उससे भी बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। और वो धुलाई के लिए भी, सफाई के लिए भी, और एक कपड़े से भी अगर साफ़ करेंगे तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी, क्योंकि वो जो झाड़ू होती है सीखो वाली झाड़ू ना, अगर आप वो भी इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। अच्छा, कीड़े मकोड़े भी पास नहीं आएंगे और फर्श भी आपका जो है वो चमक जाएगा। तो ये है भाई रेमेडी कि आपने अपने घर के टाइल्स जो हैं वो कैसे चमकाने हैं, और ये बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी है। बाल्टी लें, और जो लोग आज फ्री हैं वीकेंड वाले दिन और उनको लगता है टाइल्स बड़े गंदे हो रहे हैं, तो भाई दिन में जो है ना ये वाला काम निपटा लें, ताकि शाम को फिर आप अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ में जो है वो लग जाएं। और अगर आपके यहाँ मेड्स आती हैं या मेड काम करती हैं तो उनको ये मशवरा दें, वो आपको ये काम करके दे सकते हैं, या फिर आप खुद भी कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं कि फ़ास्ट फूड हम सब की ज़िंदगी में कितना अहमियत रखता है। हम सब की ज़िंदगी में फ़ास्ट फूड जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। यानी अगर किसी से भी पूछो कि उसने लास्ट टाइम जो है वो फ़ास्ट फूड कब खाया था, तो वो ना ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, वो कहेंगे अभी तो खाया था 1-2 दिन पहले, परसों या 3 दिन पहले। यानी इतना ज़्यादा वी यूज़ टू ईट फास्ट फूड। मगर इसके ज़रा नुकसानात भी सुन लें, ये ज़रा कम खाया करें या ना ही खाएं तो बेहतर है। वजह जानिए, इसलिए कि फ़ास्ट फूड जो है उसके अब नुकसानात सामने आए हैं। ये रिसर्च तो बहुत पहले से सामने आ रही थी, लेकिन अब इस रिसर्च में मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड ऑन हो गई हैं। ज़्यादा चिकनाई, नमक और शक्कर जो है वो वज़न में इजाफ़ा और मोटापे का बायस बनते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से जो दिल की बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर है, उसका ख़तरा बढ़ जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स और चीनी खून में शक्कर की सतह बढ़ाकर ज़ियाबतीस का सबब बनते हैं। फ़ाइबर की कमी से निज़ाम हज़म मुतासर होता है, यानी आपका हाजमा, डाइजेशन मुतासर होती है और कब्ज़ के मसाइल पैदा होते हैं। फ़ास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल याददाश्त और दिमागी कारकर्दगी को कमज़ोर करता है। चीनी और चिकनाई की ज़्यादती से जल्द जो है वो आप फील करते हैं कि जो आपकी स्किन है उसके ऊपर दाने और महासे निकलते हैं। अच्छा, ज़्यादा जो शुगर है यानी शक्कर है वो दांतों में कीड़ा लगने और कैविटी का बायस बनती है। वज़न बढ़ने से जोड़ों पर दबाव बढ़ता है और डिप्रेशन का जो ख़तरा है वो भी बढ़ जाता है। तो आपने करना यही है कि आपने अवॉइड करना है कि आप फास्ट फूड ना खाएं और फास्ट फूड जो है वो कम खाएं। और इसका कंक्लूजन यही है कि भाई अगर आप फास्ट फूड खाते हैं तो मोटापा आपका बढ़ सकता है, यानी जो आपका बॉडी मास है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है, आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं। अगर आप फास्ट फूड खाते हैं तो आपकी मेमोरी जो है उसके ऊपर असर पड़ सकता है, और जो इसके सारे नुकसानात हैं वो हो सकते हैं। अब फास्ट फूड की बात हो ही रही है तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम आइसक्रीम की भी। तो आइसक्रीम जो है वो लोग सर्दियों में भी बाहर खाने जाते हैं और गर्मियों में भी जाते हैं। तो आइसक्रीम एक ऐसी चीज़ है कि ये आप 24/7 जब भी आइसक्रीम के बारे में सोचते हैं आपका मूड अच्छा हो जाता है। लेकिन कितना ही अच्छा हो कि आप जब भी आइसक्रीम के बारे में सोचें तो आप इसको खुद बना के खा लें। तो इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं। वेलकम बैक। तो जनाब अब कुछ बात करेंगे कि कनाडा कैसे जाएं, कनाडा का वीज़ा जो है उसका हुसूल कैसे मुमकिन है। बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं लेकिन लोगों के पास तो वो नहीं होते, स्टूडेंट्स के पास भी पैसे नहीं होते, लेकिन कनाडा भी जाना है और बहुत सारी स्टडीज़ हैं वहाँ पर जो कि लोग कर सकते हैं। कुछ लोग रिस्क के लिए जाते हैं, मतलब रोज़गार के लिए जाते हैं, अपने अच्छे फ्यूचर के लिए जा रहे होते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने जा रहे होते हैं। लेकिन मसला ये है कि अगर इतने सारे पैसे सबके पास होंगे तो सब आराम से जा सकते हैं। और फिर बहुत सारे लोग ये कहेंगे फिर जाने की क्या ज़रूरत है जब हमारे पास यहाँ बहुत सारे पैसे हैं। इतने सारे पहले पैसे आप जनरेट करें, फिर उसके बाद आप जो है बाहर जाएं, तो ये लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन लोगों की इस मुश्किल को आसान करने के लिए हम हैं ना, क्योंकि हम बुलाते हैं ऐसे कंसल्टेंट को जो कि आपको बताते हैं आसान
रास्ता जो कि आपको बताते हैं कि लीगल वे में सस्ते तरीके से आप कैसे इन कंट्रीज़ को अप्रोच कर सकते हैं और इन कंट्रीज़ के जो वीज़ाज़ हैं वो कैसे ले सकते हैं। तो आज बात होगी कनाडा की, कनाडा में क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कैसे अप्लाई करें, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं शाज़िब भाई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, कनाडा के हवाले से बात करने से पहले ना एक खबर मैं आपके साथ में शेयर कर लेती हूँ, और ये खबर ये है कि गैर मुल्कियों के लिए नई बिजनेस वीज़ा पॉलिसी का इजरा। हुकूमत ने गैर मुल्कियों के लिए नया बिजनेस वीज़ा के इजरा का फैसला कर लिया है। अच्छा, ज़राए वज़ारत दाखिला के मुताबिक नई मुजव्वज़ा पॉलिसी के तहत पाकिस्तान में कारोबार करने वालों को बिज़नेस वीज़े दिए जाएंगे। पॉलिसी के तहत बिज़नेस वीज़ा पर कारोबारी अफराद को मल्टीपल वीज़े जारी किए जाएंगे। नई पॉलिसी के तहत अफ़गान शहरी भी फ़ायदा उठा सकेंगे। ज़राए वज़ारत दाखिला के मुताबिक पाकिस्तान में कारोबार करने वाले अफ़गान शहरी बिज़नेस वीज़ा हासिल करके कारोबार कर सकेंगे। तो ये तो एक अपडेट थी वीज़ा से रिलेटेड पाकिस्तानी कि वो मल्टीपल जो है वो वीज़ा अब जारी करने का सोच रहे हैं। शाज़िब भाई यहाँ बैठे हैं, मौजूद हैं, उनसे इस बारे में जान लेते हैं। आपको ये खबर जो है, एक तो अच्छी खबर ये है कि चलें जी लोगों को फ़ायदा होगा, मगर किस तरीके से देख रहे हैं इस खबर को? एक्चुअल में इस खबर का मकसद क्या है, इनसाइड स्टोरी क्या है, कितना बेनिफिट होगा लोगों को? अच्छा, सबसे पहले बताऊं कि ये इस तरह की न्यूज़ बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री एक होती थी इमरान खान के सबके ज़माने में, तो उस टाइम पर भी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने बड़ा अच्छा जो तरीका निकाला था कि जो फॉरेनर इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान में आए और उनको इवन सिटीजनशिप भी ऑफर की जा रही थी कि आप एक सर्टेन अमाउंट की अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं पाकिस्तान में तो हम आपको सिटीजनशिप भी दे सकते हैं पाकिस्तान की। और अभी ये जो कल न्यूज़ आई है इस हवाले से मिनिस्ट्री की तरफ से इशू की गई, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से, कि अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं अगर उनको पाकिस्तान में इनवाइट करते हैं और अगर वो हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आती हैं तो ज़ाहिर है पाकिस्तान का रेवेन्यू इंक्रीज होगा, और जब रेमिटेंसेज या इंक्रीज जो उनका रेवेन्यू होगा तो उस हवाले से हमारे इकोनॉमी बेहतर होगी। लेकिन इसका दूसरा साइड ऑफ स्टोरी ये है कि जो उन्होंने अफगान के हवाले से बात की है, असल में अभी जितनी भी अफगानिस्तान और अफगान के जो हवाले से जो सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान के अंदर, उसमें उन्होंने किया ये है क्योंकि उन्होंने जब देखा कि बहुत सारे बिजनेसेस में अफगानी बहुत इंगेज हैं ऑलरेडी और उनके बड़े सेटल्ड बिजनेसेस हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जो कि वो इलीगल रहते थे पाकिस्तान के अंदर, और अभी जितने भी मामला यहाँ पे चल रहे हैं तो उनको लीगलाइज करने के लिए, क्योंकि अब उनके बिजनेस सेटअप इतने बड़े हैं यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, मुख्तलिफ बिजनेसेस में इंगेज हैं वो, तो वो ये चाहते हैं कि उन बिजनेसेस को लीगलाइज कर दें और उन अफगान शहरियों को जो लीगलाइज मतलब पाकिस्तान में किया जाए किसी तरीके से, क्योंकि अगर वो अपना बिजनेस खत्म कर देते हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी भी कहीं मतलब थोड़ी सी डैमेज हो या वो पाकिस्तान से लीव कर जाएं, तो उसकी बेसिस पर उनको लीगलाइज करने के लिए उन्होंने ये न्यूज़ इशू की, और जिससे शायद मेरा ख्याल है अफगानिस्तान के जो शहरी हैं उनको भी इस पर बेनिफिट होगा। और एक्चुअल में जो मकसद है वो यही है कि जो लोग मतलब बाहर से आते हैं या कारोबार करना चाहते हैं तो वो बार बार जो वीज़ा का इशू होता है वो ना हो, उनके पास मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो है, मल्टी एंट्री वीज़ा जब उनको मिल जाएगा तो उनको आने जाने में भी सहूलत, आने जाने में उनको सहूलत रहेगी। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं कनाडा के हवाले से। अच्छा, कनाडा जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए ना एक इस तरह का कंट्री है कि उनके लिए ड्रीम है, क्योंकि कनाडा खूबसूरत भी बहुत है और पर्सनली आई रियली लाइक कनाडा वेरी मच। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी अगर हमने स्टडी के लिए जाना है तो भी हम चाहते हैं कि कनाडा चले जाएं, वहाँ पर जो सहूलियात हैं उससे लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं। थोड़ा सा बताएं कि भाई सबसे पहले हम स्टूडेंट की बात करेंगे। स्टूडेंट्स जो हैं वो कनाडा कैसे जा सकते हैं, लेकिन आसान रास्ता और एक ऐसा रास्ता जो उनको वहाँ जाकर भी प्रॉब्लम ना हो और यहाँ भी बहुत सारे जो है ना उनको कोई बैंक स्टेटमेंट ना जमा कराने हो, बहुत सारे पैसे जो है उनके खर्च ना हो रहे हो। अच्छा देखिए, यूके है और कनाडा है, ये बड़ा हायर डेस्टिनेशन हमेशा रहा है स्टूडेंट्स के लिए और बड़ा मोटिवेशनल रहा है। और कनाडा की तो एक और ज़बरदस्त पॉलिसी है कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा अगर आप अपना अप्लाई करते हैं तो आप अगर 1 साल का स्टूडेंट वीज़ा लेते हैं तो आपको 2 ईयर्स का वर्क परमिट मिलता है आफ्टर कंप्लीशन द स्टडीज, और अगर आपको कोई 2 साल का वीज़ा मिल जाता है कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। ओके, तो इट मीन्स आप 2 साल की इन्वेस्टमेंट पे 2 साल का वीज़ा लेने पे आपको 5 साल का वीज़ा मिल रहा है कनाडा का। सही। तो एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट कनाडा का ये। दूसरी चीज़ ये कि जो वहाँ की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, मल्टीपल ऐसे कोर्सेज जो स्टिल पाकिस्तान में उसके करिकुलम में ऐड नहीं है, तो कनाडा इसलिए बड़ा ज़बरदस्त डेस्टिनेशन बना हुआ है। और लोग फ्यूचर अपना प्लान्स देखते हैं कि हमें इमिग्रेशन भी मिल सकेगी, जो कि आपने भी देखा होगा बहुत सारे ओल्ड स्कूल जो हमारे यहाँ जो होते थे हमारे फैमिलीज में, बहुत सारे लोग कनाडा में ऑलरेडी सेटल्ड हैं,
कनाडा टाइम बाय टाइम अपनी इमिग्रेशन की पॉलिसीज को रिवाइज भी कर रहा होता है और बड़ा स्ट्रेंथिंग कर रहा होता है उन तमाम लोगों के लिए जो ऑलरेडी वहाँ पे सेटल्ड थे, किसी स्टूडेंट वीज़ा पे आए थे, इमिग्रेशन पे आए थे एंड देन उनको परमानेंट रेजिडेंसी कर रहे हैं। अब आपने जो बात की कि स्टूडेंट वीज़ा के लिए क्या आसानियाँ हैं स्टूडेंट्स के लिए फीसिस के एतबार से, तो देखिए 2 तरीके कार हैं इसके अंदर अप्लाई करने के। अगेन एक तो तरीका ये है कि हमने ऑफर लेटर के लिए अप्लाई किया जिसमें हमने 4-6 डॉक्यूमेंट्स उनको जमा करवाए। असल जो चीज़ है ना कनाडा में वो SOP है। SOP का मतलब है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। हमें अपना पर्पस बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। पर्पस स्ट्रॉन्ग क्या रखना है कि हम जो वहाँ पर स्टडीज़ करने आना चाह रहे हैं, जैसे हम कोई साइकोलॉजिस्ट का कोई कोर्स करने जाना चाहते हैं, वहाँ पर बैचलर्स करना चाहते हैं, तो हम पूरा ड्रीम दिखाएं कि अगर हमने इंटरमीडिएट कर लिया है तो हम कितने अच्छे साइकोलॉजिस्ट फ्यूचर में हो सकते हैं। अच्छा। और वहाँ से हम जो स्टडीज लेंगे वो उससे हमें बेनिफिट क्या होगा फ्यूचर के अंदर। ये जितनी अच्छी SOP लिखी हुई होगी, जो अच्छे डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे, अगेन इसमें एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। अच्छा शाज़िब भाई, इसको ना ऐसे करते हैं कि इसको स्टेप टू स्टेप करते हैं। इसमें इस तरह से बात कर लेते हैं कि जैसे हम करते हैं कि मैट्रिक के स्टूडेंट या इंटर के स्टूडेंट, तो मैट्रिक या इंटर के वो स्टूडेंट जो कि अभी सोच रहे हैं कि वो बाहर जाके कुछ पढ़ाई करें, तो कनाडा इस सिलसिले में उनके लिए कैसा है? अच्छा है, ठीक हाँ, है। ये बिल्कुल बेनिफिशियल है कनाडा, क्योंकि कनाडा में आप फाउंडेशन कोर्सेज भी कर सकते हैं। क्योंकि आपने मैट्रिक के स्टूडेंट्स की बात की है, तो अब अगर एक बच्चे ने मैट्रिक किया हुआ या हमारे पास O लेवल्स के स्टूडेंट्स भी आते हैं, यानी कि उनका इंटरमीडिएट कंप्लीट नहीं है, तो अगर वो इस टाइम पर भी अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं तो अपने फाउंडेशन कोर्स में इंगेज हो जाते हैं। वो फाउंडेशन प्लस बैचलर्स कोर्स होता है। यानी कि आपने 1 साल का फाउंडेशन कंप्लीट किया और आप बैचलर्स के अंदर इंगेज हो गए। या ये उन लोगों के लिए भी है कि जिनकी परसेंटेजेस बहुत कम है। अच्छा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी इंटरमीडिएट में या मैट्रिक में परसेंटेजेस कम होती हैं, लेकिन वो चाहते हैं हम फिर भी अपना, या तो उनके पास ये ऑप्शन होता है कि मैट्रिक के इंटर को रिवाइज करें, रिपीट करके परसेंटेजेस अच्छी करें, या दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप अपने अभी से एडमिशन ले लें, फाउंडेशन कोर्स कर लें। फाउंडेशन कोर्स में आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाती है और फिर बैचलर्स प्रोग्राम में आपका डायरेक्टली एडमिशन वही यूनिवर्सिटी आपको दे रही है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो मैट्रिक के स्टूडेंट हैं वो फाउंडेशन कोर्स कर सकते हैं साथ साथ, और अगर उनको लगता है कि उनकी परसेंटेज बहुत कम है तो फिर वो रिपीट ऑप्शन पे जा सकते हैं। अच्छा, अब इंटर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की बात करते हैं। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं? देखिए, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स में अगेन अगर हमारे पास मेडिकल, इंजीनियरिंग, इस तरह के स्टेम बैकग्राउंड के जो सेक्टर्स हैं, साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स के हैं, उसमें थोड़ी सी परसेंटेजेस आपको हाई रिक्वायर्ड होती है, कि 60+ परसेंटेजेस इंटरमीडिएट में रिक्वायर्ड होती हैं। लेकिन अगर आपकी इसमें परसेंटेज कम है तो आप बिजनेस मैनेजमेंट साइड पे जा सकते हैं, आप इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट में जा सकते हैं। फर्स्ट ईयर में जिनकी 60 परसेंटेज है या 60+ परसेंटेज है, वो क्या किस कोर्स को कर सकते हैं? वो मैनेजमेंट साइड के कोर्सेज कर सकते हैं। सप्लाई चेन कर लें, मार्केटिंग कर लें, डिजिटल मार्केटिंग का बड़ा है आजकल। इस तरह के कोर्सेज जिनकी 60 से कम परसेंटेजेस हैं। सही। क्योंकि बिजनेस मैनेजमेंट बहुत सारी मल्टीपल यूनिवर्सिटीज जो ऑफर कर रही होती है, ये फर्स्ट ईयर और इंटर दोनों की बात, फर्स्ट ईयर इंटर दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें फायदा ये होगा कि अगेन अगर वो फर्स्ट ईयर में है तो एक होप लेटर होता है, होप लेटर यूनिवर्सिटी से अपना या कॉलेज से इशू करवा लें। वो होप लेटर में होता है कि आपको फ्यूचर की जो प्रेडिक्शन बताई जा रही होती है कि ये बच्चे ने फर्स्ट ईयर में इतनी परसेंटेज ली है और हमें लगता है कि इंटरमीडिएट में भी इतनी परसेंटेज ले लेगा। तो होप लेटर अगर सबमिट करते हैं यूनिवर्सिटी में, उसकी बेस पे ऑफर लेटर मिल जाता है। सही। सो फायदा ये होता है कि आपका टाइम सेव होता है। अच्छा, फर्स्ट ईयर के रिजल्ट से पहले जो है ये सारा प्रोसेस करना है या इंटरमीडिएट के रिजल्ट से पहले करना है? फर्स्ट ईयर के रिजल्ट के बाद। फर्स्ट ईयर के रिजल्ट के बाद, क्योंकि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आपका आ चुका होता है तो कॉलेज आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी परसेंटेज फर्स्ट ईयर में आई है 70, सही, तो अब आपको आपकी कॉलेज को पता है कि इनकी ज्यादा से ज्यादा अगर डिग्रीज होगी भी तो 65 आ जाएगी इंटरमीडिएट में। तो एक होप लेटर इशू कर देते हैं कि 65 परसेंटेज आपकी मौजूद है, बेसिस पे आप इनको एडमिशन दे दीजिए। तो आप अपने फॉरेन यूनिवर्सिटीज के अंदर, कनाडा के अंदर आपने अप्लाई किया। अगर हम पहले डॉक्यूमेंटेशन की थोड़ी सी बात कर लें, तो उसमें सबसे पहले आपका इंटरमीडिएट या मैट्रिक आपने जो कुछ भी किया उसके मैट्रिक आपके ट्रांसक्रिप्ट हो गई, मार्कशीट हो गई और सर्टिफिकेट हो गया आपका। इसके अलावा आपको उसमें पासपोर्ट रिक्वायर्ड होता है और 2-3 जो मैंने SOP का आपसे जिक्र किया कि SOP जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ होगा, ये जब डॉक्यूमेंट अपने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को जो सबमिट करते हैं, आप टारगेट रखें 4-5 यूनिवर्सिटीज़ का, कि ताकि अगर 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ से भी अगर हमारे पास ऑफर लेटर आ जाता है, उसकी बेसिस पर हम एडमिशन प्रॉपर्ली अप्लाई करें। अच्छा, अब इसमें अगेन एक और चीज़ आती है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। अच्छा, वो उन तमाम लोगों के लिए जो हमेशा आइल्स से भागते हैं, उन लोगों के लिए भी आज सोल्यूशन है ज़बरदस्त। चले जी, जो आइल्स से भागते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी और उन लोगों के लिए भी एक सोल्यूशन है, और वो सिर्फ है सिटी एट 10 में। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। छोटा सा ब्रेक लेना है, फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक। तो जनाब टर्निंग पॉइंट ये है और सनसनीखेज बात ये है कि जो लोग आइल्स से भाग रहे हैं या वो चाहते हैं कि वो ना करें, उनके लिए हमारे शो में जो है एक सोल्यूशन है और वो है MOI। और ये क्या है और किस तरह से ये अप्लाई कर सकते हैं और किन किन लोगों पे ये लागू होती है, शाजिब भाई हमारे साथ हैं। बात हो रही थी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की कि रिज़ल्ट आने के बाद वो क्या कर सकते हैं, तो हमें शाजिब भाई ने बताया कि वो MOI भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट इज़ इट? अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ इसीलिए ही अप्लाई नहीं करते इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में। हाँ, कि हमें आइल्स करना पड़ेगा। बाकी में ये एक बड़ा लंबा चौड़ा डिफिकल्ट गेम है और अच्छा खासा अमाउंट भी इंगेज है, टाइम इन्वेस्ट होता है इसमें। हाँ। तो उनके लिए एक ज़बरदस्त सोल्यूशन ये है कि आपने प्रीवियस किसी भी कॉलेज से इंटरमीडिएट किया है, फर्स्ट ईयर पढ़ा है, आपने मैट्रिक किया है किसी स्कूल से, वहाँ पर एक सर्टिफिकेट का नाम होता है MOI। MOI का मतलब है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि आपका स्कूल, आपका कॉलेज लेटर हेड के ऊपर लिख के देगा कि आपने जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो तमाम इंग्लिश में पढ़े थे। सही। आपका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो इंग्लिश में था। सही। सिर्फ आपको ये सर्टिफिकेट लेना है और आपने अपनी उस कॉलेज यूनिवर्सिटी में सबमिट करना है जहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट्स के साथ एडमिशन के लिए अप्लाई किया था। सही। उसकी बेसिस पे वो एग्जामिशन मिल जाती है आपको। Okay. अब आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं है। ये ज़्यादातर बैचलर्स के प्रोग्राम्स के लिए होता है, यानी कि जो फर्स्ट ईयर और इंटर के स्टूडेंट्स की अभी बात कर रहे हैं। हाँ। तो ज़्यादातर बैचलर्स के प्रोग्राम में MOI की बेसिस पे आइल्स की एग्जामिशन मिल जाती है। आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अब इसमें एक दो सिचुएशंस ऐसी हैं बड़ी स्ट्रॉन्ग कि अगर किसी ने उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ा है, जिसका गवर्नमेंट स्कूल रहा है और उसने उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ा है, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते, उनके ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। और दूसरी एक बड़ी ज़बरदस्त क्यूरी अभी सामने हमारे वो ये था कि एक बच्चे ने प्राइवेट जो इंटरमीडिएट किया हुआ था या प्राइवेट उसने मैट्रिक किया हुआ था, उसने बोला मेरा तो कोई स्कूल कॉलेज है ही नहीं, तो मैं कहाँ से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेकर आऊँ। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेट से अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ तो आप मैट्रिक के स्कूल से लेकर आ जाए। अच्छा। जरूर नहीं आपने इंटरमीडिएट प्राइवेट किया है तो आप वो करेंगे। तो भाई किसी ने अगर मैट्रिक भी प्राइवेट किया हुआ हो तो फिर अगर मैट्रिक अगर प्राइवेट किया हुआ तो उसके लिए फिर एग्जामिशन नहीं है। अच्छा, एग्जामिशन ही नहीं है। सही है, यानी फिर वो अगर किसी ने मैट्रिक प्राइवेट किया हुआ है तो फिर एग्जामिशन नहीं है, उसको आइल्स ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर उसने इंटर प्राइवेट किया हुआ यानी घर पे बैठ के उसने इंटर किया है रजिस्ट्रेशन करा के, तो फिर उनको मैट्रिक से जो है वो चल सकता है। और एक और इसमें जबरदस्त एक डॉक्यूमेंट है जिसको कहा जाता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस या रेफरेंस लेटर्स। आपको कम से कम स्टूडेंट वीजा के अंदर 2 या 3 रेफरेंस लेटर्स जमा कराने होते हैं अपने स्कूल या कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से। सही। कि हम अपने स्टूडेंट्स को, इसको ये बच्चे को हम रेफर कर रहे हैं आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए और ये हाईली रिकमेंडेड है, ये अच्छा आगे जाके पढ़ेगा, चीजें करेगा। तो टीचर से लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस भी लिए जाते हैं। तो इस तरह के लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस आप अपने टीचर से ले सकते हैं। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करते हैं, अब हम थोड़ा सा जरा पैसों पे बात कर लेते हैं। असल मसला तो यही है भाई, असल मस्ला तो यही है, आवाम का मसला यही है। अच्छा, अगर बात की जाती पैसों की ना, तो अगेन मल्टीपल यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो स्कॉलरशिप्स ऑफर करती हैं। अच्छा, स्कॉलरशिप का एक ब्रॉड वर्ड है। स्कॉलरशिप 10% भी होती है, 100% भी होती है स्कॉलरशिप। ठीक है, नॉर्मली जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो आपको एडमिशंस ऑफर कर रहे होते हैं उसमें नॉर्मली 25-30% तक स्कॉलरशिप्स होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। लेट से अगर आपने कोई कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट की है जिसकी $10,000 से $15,000 तक की कोई वो यूनिवर्सिटी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके एकेडमिक्स अगर बहुत अच्छे थे, स्ट्रॉन्ग थे, तो आपको 20-30% की वो स्कॉलरशिप्स आपको ऑफर कर देंगे। लेकिन अगर आपको बिल्कुल ही 100% स्कॉलरशिप्स में जाना है तो अगेन उसके लिए गवर्नमेंट की मल्टीपल स्कॉलरशिप्स होती हैं। आप कनाडा की गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, HEC की वेबसाइट पे जा सकते हैं। अभी कल भी HEC ने वेबसाइट पे अपने कनाडा की स्कॉलरशिप्स को पब्लिश किया है और उसमें बताया है कि सारा प्रोसीजर क्या है। अगर आपके एकेडमिक्स अच्छे हैं, अगर आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अच्छी है, तो HEC का आप अपना व्हाट्सएप का जो इनका चैनल है या और बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, ऐसे आप ग्रुप ज्वाइन कर लें तो आपको पता चलता रहेगा कौन सी यूनिवर्सिटीज की क्या क्या स्कॉलरशिप्स आ रही है। सही। उसमें स्कॉलरशिप्स पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी 100% स्कॉलरशिप होगी। सही। एडमिशन प्रोसेस सेम रहेगा, सारे डॉक्यूमेंटेशन वैसे ही देना है। चलें, अब यहाँ तक हमें शाजिब भाई ने बता दिया कि जी जिन्होंने आइल्स नहीं देना वो क्या करें। अच्छा, अब स्कॉलरशिप की बात है। अब फर्स्ट ईयर के बाद जितने भी ये स्टूडेंट हैं या सेकेंड ईयर के बाद जितने भी स्टूडेंट हैं, इन्होंने स्कॉलरशिप वाली यूनिवर्सिटीज़ ढूंढना शुरू की। अब किसी को मिल भी गई तो अब क्या प्रोसेस है आगे और कितने पैसे जो है वो लगेंगे, जो एडमिशन प्रोसेस है, बाकी जाने आने का और वो सारा कुछ, वो कितने पैसे लगते हैं? जबकि वो स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रही है यूनिवर्सिटी तो अपनी $100-150 जो भी उनकी एप्लीकेशन फीस होती है सिर्फ वो चार्ज होगी। ठीक। आपने अप्लाई किया एडमिशन के लिए और आपको ऑफर लेटर आ गया। ठीक। ऑफर लेटर मेन चीज है जिसके ऊपर आपका लिख दिया जाता है कि आपको इतनी % स्कॉलरशिप की आपको हमने एग्जाम्पशन दे दी है। यूनिवर्सिटीज की जो मैक्सिमम यानी इन जनरल क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं स्कॉलरशिप्स की? स्कॉलरशिप्स की रिक्वायरमेंट सबसे बड़ी जो होती है ना वो एकेडमिक्स होती है। अच्छा। कि आपके एकेडमिक्स बहुत अच्छे हैं और आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अच्छी है
और कहीं नंबर ऑफ इयर्स एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा। नंबर ऑफ इयर्स का मतलब ये कि अगर आप फॉर एग्जांपल मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे सही। हैं और अगर आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपने अप्लाई किया है तो बैचलर्स में बोलेंगे कि आपने बैचलर्स कर लिया हो हाँ। और 5 इयर्स का कोई मैनेजरियल एक्सपीरियंस ले लिया हो। अच्छा। और अच्छी बड़ी अगर फर्म का एक्सपीरियंस होता है, ये 2 रिक्वायरमेंट मीट करते हैं तो आपको मास्टर्स के लिए स्कॉलरशिप मिल जाएगी। सही। और इंटर और मैट्रिक मैट्रिक और इंटर वालों को तो डायरेक्टली मिल जाती है स्कॉलरशिप। अच्छा। यानी कि उनको नंबर ऑफ इयर्स एक्सपीरियंस की तो उनको रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ एकेडमिक्स उनके अच्छे हों हाँ। और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अगर उनको होती है तो उनको स्कॉलरशिप मिल जाती है। सही। स्कॉलरशिप का वीजा अच्छा, प्रोसेस ये जो है जो कि इंग्लिश बड़ा लैंग्वेज easy का आप इशू कह रहे हैं कि अगर इंग्लिश स्पीकिंग पार्ट जो है वो अच्छी होनी चाहिए, ये वो कैसे, मतलब अब स्टूडेंट जो होते हैं वो यूजुअली थोड़ी बहुत भी आती है तो वो लिख देते हैं कि हमारी इंग्लिश अच्छी है, तो ये कैसे फिर वो कैसे जज करते हैं, या उनको क्या चीज़ इसके अंदर श्योरिटी चाहिए होती है कि भाई उनको कैसे पता चलेगा कि किसी की इंग्लिश अच्छी है या किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं है? अच्छा, ये जो MOI होता है ना, नॉर्मली वैसे अगर मैं इंटरनेशनली बताऊँ ना तो इसकी एग्जामिशन जो होती है ना वो तकरीबन 5 बैंड्स तक होती है आइल्स अच्छा, सही। की। यानी कि ये MOI इज इक्वल टू द 5 बैंड्स ऑफ द आइल्स। इंटरनेशनल बहुत सारी जगहों पे इसकी जो इक्वलेंसी दी हुई है, तो उनको पता होता है ये स्टूडेंट जो है ना वो 5 बैंड्स का स्टूडेंट है, 5 बैंड से ऊपर लेकर आता तो ये आइल्स कर सकता था। तो उनकी जजमेंट ये हो जाएगी कि ये एक 5 बैंड्स का आउट ऑफ द 9 स्टूडेंट है, तो MOI एक जजमेंट है, मतलब इक्वल टू द 5 बैंड्स। तो इसलिए उनको बड़ी आसानी यानी रहती है जिनको समझने में। नॉर्मल भी इंग्लिश आती है वो भी लिख सकते हैं वो कि भी लिख हमारी सकते हैं कि हमने इंग्लिश जो है MOI ना किया वो, हुआ और हाँ। हमारी इक्वल है। अच्छा जी, चलिए ठीक है, ये तो हो गया तमाम तर स्टूडेंट के हवाले से शाजिब भाई ने हमें बताया। शाजिब भाई, अभी क्योंकि ना हम स्टेप टू स्टेप वीकली हर चीज़ें लेकर जो है वो चल रहे होते हैं, तो आई होप कि जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं अभी यहाँ पर इंटर तक के, उनके लिए तो ये मैटर सॉल्व हो गया कि आप कनाडा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, बिना आइल्ट के आप कैसे जा सकते हैं, और कितना जो है वो आपका ख़र्चा आ सकता है, वही जो आपको यूनिवर्सिटी के पे कर रहे हैं, और उसके अलावा जो आपका ट्रैवल का खर्चा है। बहुत शुक्रिया शाजिब भाई, आप हमारे शो पर आए, और यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो करेंगे खाने पीने की बातें, और हमारे साथ होंगे शेफ्स, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब कुछ बात कर लेते हैं भाई फूड की, खाने पीने की, और सर्दियां हैं और सर्दियों में एपेटाइट हो जाती है इंक्रीज़। और अगर सूप की बात आ जाए ना, तो अभी ब्रेक के लिंक में हम लोग यही बात करें तो सब ये कहते हैं भाई सर्दियों में जो खाने पीने का मज़ा है ना वो है ही निराला। सूप एंड ऑल स्पाइसेस डिशेस, सी फूड, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो सर्दियों का मज़ा दुबाला कर देती हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बहुत ही हमारे जो है ना स्मार्ट हैंडसम किस्म के शेफ़ हैं ये अब्दुल्ला, वो इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, शुक्र आप सुनाएं। अच्छा जी, अब्दुल्ला का अपना क्योंकि रेस्टोरेंट भी है और ये बड़े ज़बरदस्त, अब तो माशाल्लाह इनकी 2 ब्रांचेस हो गई हैं, एक और ब्रांच हो गई, एक और ब्रांच हो गई। किधर है ब्रांच अब्दुल्ला? एक मेरी FB एरिया के अंदर हाँ। है, ब्लॉक 19 में, हाँ। और दूसरी जो है वो बुखारी कमर्शियल के अंदर है। दूसरी बुखारी कमर्शियल में जो है वो अब्दुल्ला की ब्रांच है। और देखिए, जब कोई किसी चीज़ का पैशन हो, इंटेंशन हो ना, और आप कुछ करना चाहते हो तो फिर ये आप आगे बढ़ ही जाते हैं। और अब्दुल्ला बहुत अच्छी डिशेस बनाते हैं और बहुत अच्छे जो शेफ़ हैं, और इनके रेस्टोरेंट पे चीज़ें भी बहुत अच्छी मिलती हैं। आज क्या बना के लेके आए हैं अब्दुल्ला, आप ये बताएं। ये चिकन कॉर्न सूप है, जो कि सर्दियों के हवाले से जो है वो काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह रनिंग में होता है, रेस्टोरेंट्स में, कैफ़ेज़ में, और इवन इन स्ट्रीट फूड में भी बहुत ज़्यादा इन है। अभी आपको हर जगह पर, हर स्ट्रीट पर जो है वो सूप नज़र आएगा, क्योंकि बिल्कुल ये सर्दियों का जो है वो एक बहुत अच्छा जो है। अच्छा अब्दुल्ला, अभी इसकी मैं आपसे पूछती हूँ रेसिपी, आपने ये कैसे बनाया चिकन कॉर्न सूप, लेकिन उससे पहले ज़रा ये बताएं कि मुख्तलिफ जगहों पर सर्दियों में अब देखेंगे हम कि स्टॉल भी लग जाते हैं, और बहुत सारे लोग जो है ना वो चिकन कॉर्न सूप बना रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं। एक्चुअल में कहीं चिकन कॉर्न सूप जो है उसके अंदर ज़्यादातर आपको ऐसा लगता है कि कोई मसाला ज़्यादा हो गया है, या कोई कॉर्न सूप आपको लगता है कि ये उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं है? क्या गलती करते हैं लोग चिकन कॉर्न सूप बनाने में कि वो टेस्टलेस हो जाता है? असल में ये चिकन कॉर्न सूप, ये सूप जो है वो बेसिकली जो डिश है वो चाइनीज़ डिश है, हाँ। चाइना की है बेसिकली। तो उनके वैसे भी इंग्रेडिएंट्स जो हैं उसमें ज़्यादातर जो है वो मिर्च मसाले यूज़ नहीं होते, हाँ। लेकिन हमारी जो पाकिस्तानी क्यूज़ीन है, हम लोगों की जो डिशेज़ हैं उसके अंदर मिर्च मसाले के बगैर कोई डिश बनती नहीं है। हाँ। इस वजह से आप देखिए जो रेस्टोरेंट स्टाइल जो सूप है, हाँ। वो बहुत डिफरेंट होता है, सही। और जो हम लोग स्ट्रीट फूड जो एंजॉय करते हैं और उसके अंदर जो सूप हम लोग जो पीते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। डिफरेंट होता उसमें चटपटा और काफ़ी सारी चीज़ें, चिली सॉस और चॉप्ड जो है वो ग्रीन चिलीज, ऑनियंस, वो उसमें चटपटा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऐड करते हैं। लेकिन जो इसकी असल रेसिपी है उसके अंदर नॉर्मल जो है वो चीज़ें ऐड होंगी, नॉर्मल ही स्पाइसी। चलिए जी, इसकी जो एक्चुअल रेसिपी है अब्दुल्ला बताने लगे हैं। अब्दुल्ला बताएं, आपने ये ज़बरदस्त सा चिकन कॉर्न सूप जो है वो कैसे बनाया?
इसकी रेसिपी ये है कि हम लोगों को पहले जो है वो वाटर जो है वो बॉईल कर लेंगे। हाँ। उसके अंदर जो है वो चिकन ब्रेस्ट का पीस जो है वो रखेंगे और उसको अच्छे तरीके से 10 to 15 मिनट्स तक इसको पकाएंगे। सही। उसके बाद जो चिकन का जो पीस है उसको अलग कर लेंगे। हाँ। और इसका जो वाटर है उसको छान लेंगे। सही। और उसी के अंदर जो है वो कॉर्नफ्लोर जो है वो ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे। और सही। साथ ही जो चिकन जो ब्रेस्ट का पीस हम लोगों ने बॉईल किया है उसको जो है वो श्रेड कर लेंगे। सही सही। बिल्कुल श्रेडेड कर लेंगे जैसे आपको इसमें नज़र भी आ रहा है। सही। और फिर उसी के अंदर साथ ही हम लोग इसके अंदर सॉल्ट, ब्लैक हाँ। पेपर, वाइट हाँ। पेपर सही। और सोया सॉस हाँ। इसके अंदर ऐड करके सही। आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है वो इसके अंदर स्पून चलाते रहेंगे स्पून चलाते रहेंगे। और सही। ताकि कॉर्नफ्लोर जो है वो पानी के साथ डिसॉल्व हो जाए पूरा। सही। फिर बीटन एग जो है वो इसके अंदर ऐड होगा। अच्छा जी। beaten और egg, वो सही। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर होगा ताकि वो भी अच्छे तरीके से इसमें डिसॉल्व हो जाए। सही। और फिर उसी के साथ हम लोग ये जो श्रेडेड चिकन है ये इसके अंदर ऐड करेंगे, कॉर्न्स ऐड करेंगे और सॉल्ट, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर जैसे मैंने बताया हाँ। ये सब चीज़ें इसके अंदर ऐड होंगी। सही। और मैक्सिमम ये 20 to 25 मिनट्स के अंदर ये रेडी हो जाएगा। रेडी हो जाएगा। रेडी हो जाएगा। फिर सही। इसकी सर्विंग करेंगे और इसकी टॉपिंग वगैरह के बारे में बताएं अभी। इसकी गार्निशिंग होगी। इसकी टॉपिंग के अंदर जो है वो चॉप्ड ऑनियन ऐड होंगे। अच्छा ये चॉप्ड अनियंस है। नहीं, ये जो है ये चॉप्ड ग्रीन चिलीज हैं। अच्छा और ग्रीन इसके- चिलीज है। इसके साथ ये जो डाला है ये पापड़ी डाली है ताकि इसको थोड़ा सा वो पापड़ी, करने बाकी में हाँ, करारी थोड़ा सा कुरकुरी सी हो क्रंची, जाए, हाँ, क्रंची हो जाए। बिल्कुल सूप जो है ना बगैर पापड़ के नहीं उसके अच्छे मज़ा नहीं लगते, करता, हाँ, बिल्कुल मज़ा नहीं ऐसा ही आता। है। और इसके साइडों पे ये आपने जो डाला हुआ है ये क्या? ये श्रेडेड चिकन है। अच्छा जी ये चिकन है और ये बड़ा shredded ज़बरदस्त chicken होता है और ये वाकई बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। अच्छा अब्दुल्ला ये तो चले आपने हमें चिकन कॉर्न सूप के बारे में बताई रेसिपी, कितनी तरीक़ों से और सूप बन सकता है? सूप अब तो बहुत सारे तरीक़ों से बन सकता है। झटपट vegetable वाला soup। कोई घर में बनाना चाहे कि वो भाई सबसे इजीली जो है वो यही रेडी होगा। यही रेडी होगा बिल्कुल, सबसे। तो सबसे ये easy। झटपट भी है भाई। 20 to ये 25 हॉट एंड मिनट्स सॉस में जल्दी ready नहीं बनता। नहीं, ये मेरे हिसाब से ये उससे ज़्यादा जल्दी बनता है और टेस्ट भी उससे ज़्यादा जो है वो मज़े का होता है इसका। सही, बिल्कुल हाँ, उससे चले ज़्यादा जी। जो है वो। अच्छा तो अच्छा ये बताएं कि अब सूप के साथ जो है कौन सी चीज़ जो है वो खा लेनी चाहिए या रखनी चाहिए साथ में? सूप चले के साथ- पापड़ी छापड़ी तो हो गई है तो इसके बिल्कुल, सारे सूप लवाजमात के हो गए। साथ गार्लिक ब्रेड जो है वो रखनी चाहिए। बिल्कुल हाँ। गार्लिक ब्रेड होनी चाहिए। वो इनफैक्ट ज़्यादा शाम अच्छी में लगती भी है। आपके घर में कोई गेस्ट आ गया तो आपने आप ये गार्लिक इसकी- ब्रेड और बिल्कुल। सूप जो है वो रख दिया। राइट। ये एपेटाइजर में भी यूज होता है। एपिटाइजर में भी बिल्कुल, ये बहुत बेस्ट ज़्यादा। एपिटाइजर है। Best यकीन करें अगर appetizer। आप कोई खाना खाने जाएं वहाँ आपको ये एपिटाइजर के तौर पे दिया जाए ना बिल्कुल तो ऐसे ही। आप यही खाते रहते हैं। ये खाएंगे। Even अभी खाना शादियों खाया के नहीं अंदर जाता है। भी- शादियों में भी ये यूज जब होगा अभी। सूप आ जाता है तो फिर उसके बाद जो है वो आपसे खाना नहीं खाया जा रहा था क्योंकि ये जो एक सर्दियों की सौगात कह लें या ये जो सूप है ना ये बच्चों बड़ों सब में बहुत ज़्यादा मकबूल होता है और लोग बहुत इसको जो है ना वो पसंद करते हैं। अच्छा अब्दुल्ला अब क्योंकि ऐसा होता है कि आपने शादियों का जिक्र किया, बिल्कुल। विंटर सीजन में शादियां भी बहुत ज़्यादा होती हैं तो आप लोग स्वीट्स में यानी कि मीठे में जो आपके रेस्टोरेंट पे आते हैं तो मीठे में भी आप लोग उनके लिए कुछ रखते हैं? यूजुअली तो लोग ज़्यादातर गाजर का हलवा एंड ऑल दैट इन बिल्कुल चीज़ों पे ऐसा जा ही रहे होते हैं ऐसा ही ना, है। लेकिन आप क्या चीज़ें होती हैं? हमारे पास जो है वो ब्राउनीज ब्राउनीज रखते हैं, बिल्कुल ब्राउनीज हाँ। रखते और वो हैं भी सर्दियों में बहुत अच्छी वो लगती भी हैं। सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है। तो ये है कि हमारा जो है वो उसी से रिलेटेड जो है वो चीज़ें जो है वो होती चीज़ें हैं। रखते हैं क्योंकि बिल्कुल। विंटर सीजन में सबके जो अंदाज हैं, स्टाइल हैं, खाने के भी, पकाने के भी और सर्व करने के भी, वो सब चेंज हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप लोग मीठे में कोई चीज़ रखना चाहते हैं, अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है तो आप ब्राउनीज़ रख सकते हैं। अगर आप गाजर का हलवा नहीं रखना चाहते, बहुत सारे लोग नहीं पसंद करते लेकिन मेजॉरिटी गाजर का हलवा जो है वो पसंद करती है। और ब्राउनीज़ क्या होता है कि वो सर्दियों में आप खाएं ना तो आपको हैवी भी नहीं लगती, बिल्कुल ऐसे ही और है। वो सॉलिड फॉर्म में होती है, उतना लिक्विड वो फॉर्म में नहीं मज़ा आ रही हाँ, होती, बिल्कुल लेकिन ऐसे ही। गर्मियों में ना वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है थोड़ी, तो उसमें प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा और क्या रखा जा सकता है विंटर में सर्विंग फॉर द गेस्ट के सर्विंग टेबल पे? क्या आपने गेस्ट के लिए क्या रख सकते हैं आप? गेस्ट के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। फिश का बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, फिश हो जाएगी, जी, लेकिन बिल्कुल शाम में fish- फिश हैवी हो जाती है ना। हाँ, शाम शाम वाले जो में ये मेहमान आने जो चाय पे आते हैं हाँ, वाले बिल्कुल ऐसे मेहमानों ही के है। लिए आप क्या रख सकते हैं? ये बताएं ज़रा। उनके लिए मेरे हाँ। हिसाब से तो स्नैक्स रख स्नैक्स सकते हो हैं, गया, हाँ। सूप्स हो गए सूप हो गए। और गार्लिक ब्रेड्स हो गई। हाँ तो ये सारी हैं चीज़ें और- रख सकते हैं। जी, फिंगर फिश वगैरह भी है जो चल जाती है, जो easy- फ्राइड अगर बिल्कुल, हाँ है तो वो fried आप है रख सकते हैं बिल्कुल। चले जी easy to बहुत eat है। शुक्रिया अब्दुल्ला हमारे शो पे आए और आज हमने ना जल्दी जल्दी सर्दियों के सारे खाने डिस्कस करने की पूरी कोशिश की है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। फिर रेसिपीज़ तो हम अपने आगे आने वाले शोज़ में आपको बताते रहेंगे कि गाजर का हलवा कैसे बनाना है और आपने फ्राइड फ़िश कैसे बनानी है या बाकी सारे जो फूड्स हैं वो आपने कैसे बनाने। चलिए जी शो का टाइम एंड अप हो गया है। आज के शो का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारे सोशल साइट पर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।